बाहर आसमान पर काले बादलों ने डेरा डाल रखा था और मूसलाधार बारिश की झड़ी ने शहर को अपनी आगोश में ले लिया था। बारिश की बूंदें शीशों पर इस तरह टकरा रही थीं, मानो किसी अनहोनी का संदेश दे रही हों। शहर के सबसे पौश और वीरान इलाके में बने उस आलीशान महलनुमा घर के अंदर खामोशी इतनी गहरी और भारी थी कि दीवार पर टंगी पुरानी एंटीक घड़ी की टिक टिक भी किसी हथौड़े की तरह गूंज रही थी। ये घर दिखने में जितना भव्य और खूबसूरत था, अंदर से उतना ही सर्द, तन्हा और बेजान महसूस होता था, बिल्कुल उसके मालिक की शख्सियत की तरह। लिविंग रूम के कोने में रखे विशाल सोफे के सामने महरीन खड़ी थी। उसके बदन का एक एक हिस्सा ठंड और घबराहट से कांप रहा था। उसके हाथों की उंगलियां आपस में कसकर जुड़ी हुई थीं और उसके चेहरे पर पिछले कई हफ्तों की थकान, रातों की जगार और बेबसी के गहरे साए साफ पढ़े जा सकते थे। लेकिन इन सब कमजोरियों के बावजूद उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी जिद, आत्मसम्मान और खुददारी की चमक आज भी बरकरार थी। उसके सामने वाली बड़ी महोगनी मेज के पार सिकंदर अपनी लेदर की आरामदायक कुर्सी पर पूरी अकड़ के साथ बैठा हुआ था। सिकंदर शाह, इस शहर का जाना माना बेबाक और सर्द मिजाज बिजनेस टाइकून। उसके चेहरे पर न तो कोई शिकन थी और न ही इंसानियत का कोई भाव। वह महबूब और भावनाओं से परे केवल अपने काम और मुनाफे की दुनिया में जीने वाला इंसान था। उसने अपनी ब्लैक कॉफी का एक सुस्त घूंट भरा कप को वापस मेज पर रखा और अपनी तीखी सर्द निगाहें सामने खड़ी महरीन पर टिका दी। वह निगाहें ऐसी थीं जो सामने वाले के दिल की हर बात चीर कर रख दें। कमरे की इस भारी खामोशी को चीरते हुए आखिरकार सिकंदर की भारी और सपाट आवाज गूंजी, जिसमें जरा भी नरमी नहीं थी। महरीन, उसने नाम को ऐसे उच्चारा जैसे वह कोई जरूरी कागज पढ़ रहा हो। तुम्हारी माँ का वो बड़ा मेडिकल ऑपरेशन, अस्पताल के लाखों के पेंडिंग बिल और तुम्हारे सिर पर मंडरा रहा उस बैंक का कर्ज, इन सब की कुल कीमत मैं जानता हूँ। और यह भी जानता हूँ कि इस वक्त तुम्हारे पास मदद के लिए ना तो कोई अपना है और न ही पैसे कमाने का कोई दूसरा जरिया। महरीन का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसने अपनी सूखी हुई पलकों को उठाया और सहमी हुई नजरों से सिकंदर को देखा। उसकी छाती में सांसें अटक सी गई थीं। सिकंदर अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे झुका। उसकी आंखों में एक अजीब सी व्यावसायिक ठंडक थी। मैं तुम्हारी इन सारी परेशानियों को सिर्फ 1 घंटे के भीतर हमेशा के लिए खत्म करने के लिए तैयार हूँ, महरीन। उसने बिना किसी जज्बे के कहा, ठीक वैसे ही जैसे कोई सौदागर किसी माल की कीमत चुकाता है। तुम्हें इसके बदले में मुझसे शादी करनी होगी। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक सुना, निकाह करना होगा। महरीन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह झटके से पीछे हुई। उसके मुंह से सिसकी जैसी आवाज निकली, शादी? लेकिन क्यों सिकंदर साहब? उसका गला रूंध गया था। हम दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं। हमारी दुनिया, हमारी सोच, हमारा रहन सहन, सब कुछ जमीन आसमान जितना अलग है। आप मुझसे अचानक शादी क्यों करना चाहते हैं? सिकंदर के चेहरे पर एक रूखी सी मुस्कान आई जो हंसी से ज्यादा किसी तंज जैसी लग रही थी। उसने अपनी उंगलियों को मेज पर थपथपाते हुए कहा, ये बात अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो मिस महरीन कि ये कोई मोहब्बत की कहानी है या इसमें कोई जज्बात शामिल हैं। यह कोई रोमांटिक फिक्शन नहीं है। यह विशुद्ध रूप से एक बिजनेस डील है, एक व्यावसायिक समझौता। सिकंदर खड़ा हुआ और कमरे में टहलने लगा। उसकी आवाज अब और अधिक सख्त हो चुकी थी। मेरे दादाजी की वसीयत का एक बहुत कड़ा नियम है। उनके बनाए गए नियमों के मुताबिक जब तक मैं कानूनी तौर पर शादीशुदा नहीं हो जाता और एक स्थिर पारिवारिक जीवन नहीं बिताता, तब तक हमारे खानदानी साम्राज्य यानी शाह एम्पायर का 50% हिस्सा एक लीगल ट्रस्ट में फंसा रहेगा। मुझे वो जायदाद और अपनी कंपनी का पूरा कंट्रोल वापस चाहिए और तुम्हें अपनी माँ की जिंदगी और इज्जत बचाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। वह रुका और महरीन के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी लंबी कदकाठी और परफ्यूम की महक महरीन के चारों तरफ एक घेरा सा बना रही थी। यह शादी सिर्फ कागजों पर होगी महरीन, महज 1 साल की मियाद के लिए। ठीक 12 महीने बाद हम आपसी सहमति से अदालत में तलाक की दरख्वास्त दायर कर देंगे और अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। तुम आजाद हो जाओगी और मुझे मेरी जायदाद मिल जाएगी। बात खत्म। महरीन सन्न रह गई। उसके अंदर भावनाओं का एक बवंडर उठ खड़ा हुआ। एक तरफ उसकी माँ की सासें थीं जो उस ऑपरेशन की मोहताज थीं, और दूसरी तरफ उसकी अपनी इज्जत और एक अजनबी के साथ जोड़े जाने वाला ये अजीबोगरीब और बेबुनियाद रिश्ता था। उसने मन ही मन सोचा कि क्या एक इंसान अपनी जिंदगी के सबसे पवित्र बंधन को इस तरह एक बिजनेस डील की तरह बेच सकता है? क्या वह सच में इतनी लाचार हो चुकी है कि उसे 1 साल के लिए किसी के नाम की गुलामी स्वीकार करनी पड़ेगी? लेकिन फिर उसकी आंखों के सामने अपनी बीमार माँ का पीला पड़ चुका चेहरा और अस्पताल के वो ठंडे गलियारे घूमने लगे। उसने महसूस किया कि उसकी माँ के जीवन के आगे उसका आत्मसम्मान और उसके अपने अरमान बहुत छोटे थे। माँ को बचाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती थी, चाहे इसके बदले उसे अपनी जिंदगी का 1 साल एक ऐसे इंसान के साथ क्यों न गुजारना पड़े जो बर्फ की तरह ठंडा और पत्थर की तरह कठोर हो। महरीन ने अपनी पलकें झुका लीं। उसके कांपते हुए हाथ हवा में उठे। उसने मेज पर रखे उस कॉन्ट्रैक्ट के कागजात और निकाह के दस्तावेजों को देखा जिन पर पहले से ही सिकंदर के हस्ताक्षर मौजूद थे। उसने बिना एक पल और गवाए अपने हाथ में पकड़ा हुआ पेन उठाया। उसका हर एक अक्षर लिखते वक्त हाथ इस कदर कांप रहा था मानो वह अपने खून से कोई खत लिख रही हो। उसने कागज पर अपने दस्तखत कर दिए। एक ऐसा फैसला जिसने उसकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। कागज पर स्याही सूखने के साथ ही उस सर्द महल में एक नए अजीबोगरीब और तूफानी सफर का आगाज हो चुका था, जिसके अंजाम से दोनों ही अनजान थे।
कागजों पर दस्तखत होने के बाद महरीन की जिंदगी ने जो मोड़ लिया था वह किसी बुरे सपने जैसा लग रहा था। वह निकाह, जिसे समाज में दो रूहों का पवित्र मिलन और खुशियों का त्योहार माना जाता है, महरीन के लिए खामोशी और बेबसी का एक दूसरा नाम बनकर आया था। उस दिन न तो घर में रोशनी हुई थी, न फूलों की महक थी और न ही ढोल की थाप या मेहमानों की वह चहल पहल थी जो आम शादियों की शान हुआ करती है। वहाँ कोई ऐसा नहीं था जो महरीन के सिर पर प्यार से हाथ फेरता या उसके गालों पर शगुन की हल्की सी लाली सजाता। सब कुछ इतनी जल्दी और इतनी बेरहमी से हुआ कि महरीन को सोचने तक का मौका नहीं मिला। बस चंद गवाह, एक काजी और कुछ ठंडे कानूनी कागजात थे जिनके बीच उसका निकाह सिकंदर शाह के साथ पढ़ा गया। जब उसने निकाहनामे पर अपना नाम लिखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपनी आजादी और अपने वजूद के एक बड़े हिस्से को उसी कलम की स्याही से हमेशा के लिए दफना दिया हो। निकाह की रस्म पूरी होने के ठीक आधे घंटे बाद ही महरीन को उस विशाल महलनुमा हवेली में लाया गया जिसे शहर के लोग शाह हाउस के नाम से जानते थे। जब महरीन ने उस भारी भरकम और आलीशान दरवाजे के अंदर कदम रखा तो उसे किसी जश्न या स्वागत का एहसास होने के बजाय ऐसा लगा जैसे वह किसी खूबसूरत सुनहरे पिंजरे या फिर किसी बेहद ठंडी जेल में आ गई हो। हवेली के भीतर का सन्नाटा इतना गहरा था कि महरीन के अपने कदमों की आवाज भी गूंज गूंज कर उसे डरा रही थी। ऊंची दीवारें, महंगे झूमर और चारों तरफ पसरा हुआ वीरानपन इस बात की गवाही दे रहा था कि इस घर में दौलत और शोहरत तो बहुत है, लेकिन सुकून और अपनापन नाम की कोई चीज नहीं है। सिकंदर ने घर के मुख्य नौकर रामू काका को बुलाया और एक सर्द इशारे से महरीन की तरफ देखते हुए कहा, रामू काका, इन्हें ऊपर गेस्ट विंग वाला कमरा दिखा दो और इनका सामान रखवा देना। आज से इनका कमरा वही रहेगा। इसके बाद सिकंदर ने अपनी कलाई पर बंधी महंगी घड़ी की तरफ देखा, जैसे उसे किसी बहुत जरूरी मीटिंग में जाना हो। उसने एक बार भी महरीन की तरफ पलटकर देखना गवारा नहीं समझा और बिना एक शब्द बोले अपने प्राइवेट स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। महरीन का दिल एक पल के लिए भर आया। वह चुपचाप अपना छोटा सा बैग थामे रामू काका के पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़ने लगी। वह कमरा जिसे सिकंदर ने उसका कमरा कहा था, आकार में बहुत बड़ा और किसी 5 सितारा होटल के स्विच जैसा शानदार था, लेकिन उस भव्यता में भी एक अजीब सा खालीपन और सर्द हवा का डेरा था। खिड़की से बाहर आसमान पर अभी भी बारिश की बूंदें बरस रही थीं और कमरा पूरी तरह से ठंडा था। रामू काका ने कमरे की लाइट जलाई और बड़े ही सादगी भरे लेकिन सहमते हुए लहजे में कहा, बीबी जी, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे दीजिएगा। साहब यानी सिकंदर बाबू थोड़े सख्त मिजाज के हैं, लेकिन दिल के बुरे नहीं हैं। बस आप उनके रास्ते में मत आइएगा। महरीन ने फीकी सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। रामू काका कमरे से बाहर चले गए और महरीन उस बड़े से कमरे में बिल्कुल अकेली रह गई। अभी उसे कमरे में आए मुश्किल से 10 मिनट ही हुए होंगे कि दरवाजे पर एक भारी और जानी पहचानी खटखट की आवाज गूंजी। महरीन ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। बिना किसी के इंतजार किए दरवाजा खुद ब खुद खुला और अंदर सिकंदर दाखिल हुआ। उसने अपनी जैकेट उतार दी थी और उसकी सफेद शर्ट की बाहें कोहियों तक मुड़ी हुई थीं, जिससे उसकी मजबूत बाजुओं पर पड़ी नसें साफ दिखाई दे रही थीं। उसके चेहरे पर वही पुराना बर्फ जैसा सख्त और बेपरवाह भाव था। सिकंदर ने अपने कदम महरीन की तरफ बढ़ाए। उसकी चाल में एक ऐसा रौब और कड़कपन था कि महरीन अनजाने में 2 कदम पीछे हट गई। जब सिकंदर उसके बिल्कुल करीब आकर रुका तो उसके शरीर से आने वाली उस महंगी और सर्द परफ्यूम की महक महरीन के चारों तरफ फैल गई। महरीन की सांसें भारी होने लगीं। सिकंदर ने अपनी तीखी निगाहें महरीन के चेहरे पर गड़ाईं और बहुत ही ठंडे नपेतुले लहजे में बोलना शुरू किया, देखो महरीन, मैं साफ शब्दों में बात करना पसंद करता हूँ, इसलिए इस घर में कदम रखते ही मैं तुम्हें कुछ कड़े और साफ उसूल समझा देना चाहता हूँ, जिन्हें तुम्हें हर हाल में मानना होगा। महरीन ने अपनी पलकें उठाकर उसकी आंखों में देखा और कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन कौन से उसूल सिकंदर साहब? सिकंदर ने अपने हाथ अपनी पैंट की जेब में डाले और थोड़ा झुककर कहा, पहला और सबसे अहम उसूल ये है कि इस घर में तुम्हारी हैसियत सिर्फ और सिर्फ एक मेहमान की है, एक ऐसी मेहमान जो महज 1 साल की मियाद के लिए इस सौदे के तहत यहाँ आई है। इसलिए अपने दिल और दिमाग से इस गलतफहमी को बिल्कुल निकाल देना कि तुम इस घर की मालकिन या मेरी पत्नी हो। सिकंदर का हर एक शब्द महरीन के दिल पर किसी नुकीले खंजर की तरह चुभ रहा था, लेकिन वह चुपचाप सब सुनती रही। दूसरा उसूल, सिकंदर ने अपनी आवाज को और अधिक सख्त करते हुए कहा, मेरे निजी मामलों, मेरे दोस्तों, मेरे दफ्तर और मेरी जिंदगी से तुम बिल्कुल दूर रहोगी। न तो तुम मेरे कमरों में बेवजह दखल दोगी और न ही मेरे सामान को हाथ लगाओगी। इस हवेली के जिस हिस्से में मैं रहता हूँ उधर तुम्हारा आना जाना सख्त मना है। और सबसे आखिरी बात, बाहर की दुनिया, मीडिया या मेरे किसी भी जानने वाले के सामने हमें एक खुशहाल पति पत्नी की तरह पेश आना होगा ताकि किसी को शक न हो, लेकिन दरवाजों के बंद होने के बाद हमारे बीच का रिश्ता शून्य रहेगा। क्या तुम्हें ये सारी बातें अच्छी तरह समझ आ गईं? महरीन की आंखों में अपमान और बेबसी के आंसू उमड़ने लगे, लेकिन उसने अपनी खुददारी को टूटने नहीं दिया। उसने अपने आंसुओं को अपनी पलकों के पीछे ही रोक लिया और सिर झुकाकर बेहद धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब दिया, हाँ, मुझे आपके सारे उसूल अच्छी तरह समझ आ गए हैं सिकंदर साहब। आपको मुझसे या मेरी वजह से कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप निश्चिंत रह सकते हैं। सिकंदर ने महरीन के इस शांत और मजबूत जवाब को सुना तो उसकी आंखों में एक पल के लिए हैरानी का भाव उभरा, जिसे उसने तुरंत छिपा लिया। उसने बिना कुछ और कहे अपनी एड़ी पर खुद को मोड़ा और बिना पीछे देखे कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजे के बंद होने की भारी आवाज के साथ ही महरीन उस बड़े से कमरे में अकेली रह गई।
उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और लंबी सांस लेते हुए खुद से वादा किया कि वह इस सर्द महल और इन बेदर्द उसूलों के बीच अपना ये 1 साल का सफर किसी तरह काट लेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। शादी के बाद के वो शुरुआती हफ्ते किसी इम्तिहान से कम नहीं थे। महरीन के लिए उस विशाल महलनुमा घर की हर एक ईंट और हर एक कोना एक अजनबी शहर की तरह था, जहाँ वह अकेली थी। उस हवेली में नौकर चाकर तो बहुत थे, लेकिन अपनापन कहीं दूर दूर तक नहीं था। सिकंदर के बनाए गए सख्त उसूलों और उसकी सर्द खामोशियत ने उस पूरे घर में एक ऐसा पहरा बिठा रखा था जहाँ सांस लेना भी जैसे नापजोक कर होता था। सिकंदर सुबह सूरज निकलने से पहले ही अपने दफ्तर के लिए निकल जाता था और रात को शहर की तमाम महफिलें और कारोबार समेटकर तब लौटता था जब हवेली के ज्यादातर हिस्से गहरी नींद में डूब चुके होते थे। इस तरह वे दोनों एक ही छत के नीचे रहते हुए भी 2 अलग अलग दुनियाओं के मुसाफिर बने हुए थे, ऐसे अजनबी जिनके बीच बस एक कागजी समझौते की दीवार खड़ी थी। महरीन ने अपनी इस तन्हाई और खालीपन से लड़ने का एक ही रास्ता चुना था, काम। उसने उस बड़े से घर को संभालने को ही अपनी दुनिया बना लिया था। सुबह उठकर वह खुद अपने हाथों से रसोई में जाती। यद्यपि घर में खानसामा और रसोई मौजूद थे, लेकिन महरीन जानती थी कि बाहर का या नौकरों का बनाया हुआ खाना सिकंदर की पसंद का नहीं होता, या शायद सिकंदर को कभी किसी के हाथ के बने खाने में परवाह महसूस नहीं हुई थी। महरीन खुद अपने हाथों से बहुत सादगी लेकिन सलीके से खाना तैयार करती। उसने किचन के उस बड़े और आधुनिक चूल्हे के पास खड़े होकर कई बार पुरानी यादों को ताज़ा किया, जब वह अपनी बीमार माँ के छोटे से किचन में उनके साथ खाना बनाया करती थी। एक रात मौसम ने अचानक करवट ली। दिन भर की उमस के बाद अचानक आसमान में काले बादलों ने डेरा डाल दिया और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तेज हवाओं के थपेड़े खिड़की के शीशों से टकरा रहे थे और हवेली के पिछले हिस्से में कहीं खिड़की का पल्ला जोर जोर से हिल रहा था। महरीन उस वक्त अपने कमरे में लेटी हुई थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। पिछले 2 दिनों से मौसम बदलने की वजह से उसकी तबीयत कुछ नासाज चल रही थी। उसे हल्की सर्दी और बदन में तेज दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन उसने किसी से इसका जिक्र नहीं किया था क्योंकि वह किसी के लिए कोई परेशानी का सबब नहीं बनना चाहती थी। रात के ठीक 2 बज रहे थे। गले में सूखेपन और तीव्र प्यास की वजह से महरीन की आंख खुल गई। उसका पूरा बदन बुखार की तपिश से तपक रहा था और सिर भारी हो रहा था। उसने बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन कमरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उसने खुद को संभाला, अपने कंधों पर एक शॉल ओढ़ी और लड़खड़ाते कदमों से पानी की तलाश में कमरे से बाहर निकल आई। हवेली का लंबा और आलिशान कॉरिडोर उस वक्त पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। केवल बाहर बिजली चमकने पर खिड़कियों से जो नीली रोशनी अंदर आ रही थी, उसी से रास्ता थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था। महरीन दीवार का सहारा लेती हुई नीचे ग्राउंड फ्लोर पर बने किचन की तरफ बढ़ रही थी। उसके पैर भारी हो रहे थे और सांस फूल रही थी। ठीक उसी वक्त ग्राउंड फ्लोर पर स्थित स्टडी रूम से निकलकर सिकंदर भी अपने किसी जरूरी इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ वीडियो कॉल खत्म करके बाहर आया था। वह थका हुआ था और अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल चुका था। वह भी पानी पीने के लिए या हॉल में ताज़ा हवा लेने के लिए किचन की तरफ बढ़ रहा था। अंधेरे कॉरिडोर और लिविंग रूम के मुहाने पर बने मोड़ पर दोनों का अचानक आमना सामना हो गया। महरीन का संतुलन पहले से ही बिगड़ा हुआ था और अंधेरे की वजह से वह सीधे आकर सिकंदर के मजबूत और चौड़े सीने से टकरा गई। सिकंदर, जो अपनी ही धुन में चल रहा था, अचानक हुए इस धक्के से चौंक गया। उसने तुरंत अपने दोनों मजबूत हाथ आगे बढ़ाकर महरीन को गिरने से थाम लिया। जब उसके हाथ महरीन के नाजुक कंधों और कमर पर पड़े तो वह महसूस कर सका कि लड़की का पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा है और वह किसी आग की तरह तप रही है। तुम? सिकंदर की गहरी और हैरान आवाज उस अंधेरे हॉल में गूंजी। उसने महरीन को थोड़ा सीधा करते हुए पूछा, इतनी रात को इस तरह अंधेरे में क्या कर रही हो महरीन? और तुम्हारी यह हालत, तुम्हारा शरीर इतना गर्म क्यों है? महरीन के लिए खुद को सीधा रखना भी मुश्किल हो रहा था। उसकी आंखें बंद हो रही थीं और उसका सिर सिकंदर के कंधे पर झुकने लगा था। वह बहुत ही धीमी, बुझी हुई और कांपती हुई आवाज में बोली, प्यास पानी चाहिए था, मुझे लगा कि किचन में। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि महरीन के पैर जवाब दे गए और वह बेहोश होकर नीचे गिरने लगी। सिकंदर ने पलक झपकते ही फुर्ती दिखाई और महरीन को जमीन पर गिरने से पहले ही अपनी बाहों में कसकर भींच लिया। उसने महरीन के चेहरे को छुआ, जो बुखार की शिद्दत से बिल्कुल लाल हो चुका था और उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थीं। सिकंदर के माथे पर फिक्र की गहरी लकीरें उभर आईं। उसने एक पल की भी देरी नहीं की। उसने तुरंत महरीन के कमजोर और हल्के शरीर को अपने मजबूत बाजुओं में उठाया और सीधा लांघता हुआ सीधे उसके कमरे की तरफ भागा। उसने तेजी से दरवाजा खोला, महरीन को उसके बिस्तर पर लिटाया और खुद बेड साइड टेबल पर रखा जग उठाकर एक गिलास में पानी उंडेला। उसने महरीन का सिर अपनी एक बाह के सहारे थोड़ा ऊपर उठाया और बड़े ही जतन से उसके होठों से पानी का गिलास लगाया। महरीन ने मुश्किल से 2-1 घूंट पानी पिया। इसके बाद सिकंदर ने तुरंत अपने फोन से हवेली के पारिवारिक डॉक्टर को फोन मिलाया और सख्त लहजे में निर्देश दिया कि वे अगले 15 मिनट के भीतर घर पर पहुंचें। डॉक्टर के आने तक सिकंदर कमरे से बाहर नहीं गया। उसने खुद एक गीला तौलिया मंगवाया और अपने हाथों से महरीन के माथे पर ठंडी पट्टी रखी। वह शांत बैठा महरीन के चेहरे को देख रहा था। वही लड़की जिसे उसने कुछ ही हफ्ते पहले सिर्फ एक समझौता और एक मेहमान कहकर इस घर में दाखिल किया था, आज उसकी बाहों में बेसुध पड़ी थी। उसके दिल के किसी कोने में एक अनजाना सा दर्द और कसक उठ रही थी, जिसे वह खुद भी पहचान नहीं पा रहा था।
जब डॉक्टर ने आकर महरीन का चेकअप किया और बताया कि ये सिर्फ अत्यधिक मानसिक तनाव, वायरल बुखार और सही समय पर खाना न खाने की वजह से हुआ है, तो सिकंदर ने चैन की एक लंबी सांस ली। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिखकर दी और हिदायत दी कि इसका खास ख्याल रखा जाए। डॉक्टर के जाने के बाद सिकंदर ने खुद अपने हाथों से वो दवाइयां महरीन को दी। उस रात सिकंदर अपनी उस आलीशान हवेली के तमाम आराम और दफ्तर के कागजात छोड़कर महरीन के बिस्तर के पास ही एक कुर्सी पर बैठा रहा। वह पहरेदार की तरह चुपचाप जागता रहा ताकि अगर महरीन को रात में फिर से कोई तकलीफ हो तो वह तुरंत उसकी मदद कर सके। सुबह की पहली किरण जब खिड़की के पर्दों को चीर कर अंदर आई तो महरीन की आंख खुली। उसने खुद को बेहतर महसूस किया, लेकिन जब उसने अपने बिस्तर के पास सिकंदर को थकी हुई आंखों के साथ कुर्सी पर बैठे हुए पाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह अजनबी शख्स जिसने कभी उससे बात तक ठीक से नहीं की थी, आज पूरी रात उसके सिरहाने जागता रहा था। उस छत के नीचे रहने वाले दो अजनबियों के दरमियान उस रात की खामोशी ने फासलों को थोड़ा सा और कम कर दिया था। बीती रात के उस सर और बेचैन माहौल के बाद जब अगली सुबह हुई तो महरीन की सेहत में काफी सुधार आ चुका था। बुखार उतर चुका था और बदन का दर्द भी कम हो गया था। लेकिन उस रात सिकंदर की आंखों में जो फिक्र और अपनापन उसने देखा था वह उसके दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। वह समझ नहीं पा रही थी कि जिस इंसान ने उसे मैं एक समझौता और मेहमान कहा था, वह पूरी रात उसके सिरहाने एक पहरेदार की तरह क्यों जागता रहा। क्या उस पत्थर दिल इंसान के भीतर भी कोई संवेदनशील दिल धड़कता था? इन सवालों के जवाब तलाशते हुए महरीन ने तय किया कि आज वह सिकंदर के लिए अपने हाथों से कुछ खास बनाएगी और उसे उसके दफ्तर पहुंचाएगी। दोपहर ढलते ढलते महरीन ने बड़े सलीके से एक टिफिन बॉक्स तैयार किया जिसमें सिकंदर की पसंद का खाना पैक था। उसके दिल में एक अजीब सी अनकही सी खुशी और झिझक थी। उसने अपनी साधारण सी लेकिन शालीन सी ड्रेस पहनी और ड्राइवर के साथ शाह ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के विशाल और भव्य कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर के लिए रवाना हो गई। शहर के सबसे पॉश इलाके में बने उस चमक तेदमते कांच और स्टील के टावर को देखकर महरीन की धड़कनें थोड़ी तेज हो गईं। उसने अपने जीवन में कभी इतने बड़े और आधुनिक कॉर्पोरेट दफ्तर में कदम नहीं रखा था। जैसे ही उसने लिफ्ट से उतरकर सिकंदर के प्राइवेट केबिन की तरफ जाने वाले कॉरिडोर में कदम रखा, वहां का सन्नाटा और काम के प्रति लोगों की गंभीरता साफ महसूस हो रही थी। रिसेप्शन पर बैठी काउंटर गर्ल ने जब महरीन को देखा तो उसने थोड़ी हैरान नजरों से पूछा, जी मैम, आप किससे मिलना चाहती हैं? महरीन ने शालीनता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं सिकंदर शाह से मिलने आई हूँ। मैं उनकी पत्नी महरीन हूँ। ये सुनते ही रिसेप्शनिस्ट और वहां मौजूद दो अन्य सेक्रेटरी की निगाहें एक ही पल में महरीन पर टिक गईं। उनकी आंखों में हैरानी के साथ साथ एक अजीब सी चुभन और कानाफूसी का भाव था। रिसेप्शनिस्ट ने थोड़ा संभलते हुए कहा, ओह मैम, आप अंदर जा सकती हैं, लेकिन सर अभी एक बहुत जरूरी मीटिंग में व्यस्त हैं। आप उनके केबिन के बाहर बने वेटिंग एरिया में इंतजार कर सकती हैं। महरीन ने सिर हिलाया और सिकंदर के विशाल केबिन के बाहर बने शीशे के गलियारे में आ गई। केबिन का मुख्य दरवाजा अंदर से पूरी तरह बंद नहीं था, बल्कि उसका एक पल्ला हल्का सा खुला हुआ था, जिसे तकनीकी भाषा में नीमवा कहा जाता है। महरीन टिफिन हाथ में थामे जैसे ही केबिन के करीब पहुंची, अंदर से आती हुई एक तीखी और गुस्से से भरी हुई महिला की आवाज उसके कानों से टकराई। वह आवाज नताशा की थी, सिकंदर की कॉलेज के दिनों की दोस्त और कंपनी की सीनियर बिजनेस पार्टनर, जो अक्सर कॉर्पोरेट पार्टियों में सिकंदर के साथ दिखाई देती थी। सिकंदर, तुम अपना होश खो बैठे हो क्या? नताशा की आवाज गुस्से से कांप रही थी। पूरे शहर में, मीडिया में और हमारे बोर्ड रूम्स में सिर्फ एक ही चर्चा चल रही है कि तुमने उस साधारण सी बेनाम लड़की से अचानक शादी क्यों कर ली। सब लोग तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं कि ये कोई गुप्त डील है, कोई कागजी समझौता है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारी इस हरकत से हमारी कंपनी की साख और तुम्हारी पर्सनल ब्रांडिंग पर कितना बड़ा बट्टा लग रहा है। बाहर खड़ी महरीन के कदम वहीं जमीन पर जम गए। उसके हाथ में पकड़ा हुआ टिफिन बॉक्स अचानक उसे किसी पहाड़ जितना भारी लगने लगा। उसका दिल एक झटके के साथ बैठ गया और उसकी छाती में सांसें अटक सी गईं। केबिन के अंदर खामोशी छा गई और फिर एक पल बाद सिकंदर की वह गहरी गूंजती हुई और सर्द आवाज सुनाई दी, जिसने महरीन के रोंगटे खड़े कर दिए। नताशा। सिकंदर की आवाज में ऐसा गुस्सा और कड़कपन था जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। अपनी हद में रहो। मेरी निजी जिंदगी, मेरी शादी और मेरा चुनाव, ये सब पूरी तरह से मेरी अपनी मर्जी है। मैंने किससे शादी की है और क्यों की है, इसका कोई भी हिसाब देने का मैं किसी को पाबंद नहीं हूँ। मीडिया क्या कहता है या बाजार में लोग क्या बकवास फैला रहे हैं, इससे मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। नताशा ने थोड़ा झल्लाते हुए कहा, लेकिन सिकंदर, मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई। बस बहुत हो गया नताशा। सिकंदर ने उसकी बात बीच में ही काट दी और उसकी आवाज अब और अधिक खतरनाक रूप ले चुकी थी। तुम्हारी फिक्र का शुक्रिया, लेकिन याद रखो, वह इस घर की और मेरी जिंदगी की मालकिन है। और अगर आइंदा कभी भी किसी ने भी, चाहे वो बोर्ड का कोई मेंबर हो या तुम, मेरी पत्नी के बारे में एक भी शब्द अपनी जुबान पर लाया तो ये पार्टनरशिप और हमारी ये दोस्ती उसी पल हमेशा के लिए खत्म समझो। अब तुम जा सकती हो। केबिन के अंदर भारी जूतों की आवाज और नताशा के तेजी से बाहर निकलने की आहट हुई। महरीन ने जब यह सब सुना तो उसकी आंखों से आंसू छलककर उसके गालों पर बह निकले। वह शब्द, वह इस घर की और मेरी जिंदगी की मालकिन है, उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। वह जो खुद को इस बड़े घर में सिर्फ एक मेहमान और एक
समझौता मानकर जी रही थी। उसे ये जानकर गहरा आघात लगा कि सिकंदर दुनिया के सामने भले ही उसे अजनबी मानता हो, लेकिन पीठ पीछे वह उसके सम्मान के लिए किसी से भी टकराने को तैयार था। महरीन वहाँ एक पल भी और नहीं रुक पाई। उसका दिल अंदर से कांप रहा था। उसने बिना अंदर जाए टिफिन को वहीं बाहर एक छोटी सी टेबल पर रखा और बिना किसी आहट के लिफ्ट की तरफ भाग गई। उसने सीढ़ियां उतरते वक्त महसूस किया कि भले ही ये दुनिया और ये दफ्तर उनके लिए एक नाखुशगवार सच और ताने लेकर आया हो, लेकिन उस सर्द और पत्थर दिल इंसान के दिल में उसके लिए एक ऐसा कोना जरूर था जो किसी ढाल की तरह उसकी हिफाजत कर रहा था। शाम ढलते ढलते मौसम ने एक बार फिर करवट ली और शहर पर बादलों का एक और नया पहरा बैठ गया। आसमान में बिजली कड़कने लगी और कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लिया। पानी की बूंदें जब शीशों पर टप टप गिरने लगी तो शाह हाउस के उस बड़े और आलीशान ड्राइंग रूम में खामोशी और गहरी हो गई। महरीन सुबह दफ्तर वाली घटना के बाद से ही खुद को संभाल नहीं पा रही थी। नताशा की वो तीखी बातें और उसके जवाब में सिकंदर का वो सख्त लहजा, वह इस घर की और मेरी जिंदगी की मालकिन है, उसके कानों में बार बार गूंज रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह सिकंदर के सामने किस तरह पेश आए। क्या वह सिकंदर से उस बारे में पूछे या फिर हमेशा की तरह चुपचाप अपनी सीमा में रहे। रात के 10 बज चुके थे। हवेली के बाकी हिस्सों की बत्तियां बुझ चुकी थीं, लेकिन स्टडी रूम और लिविंग रूम के बीच की उस गैलरी में अभी भी हल्की रोशनी जल रही थी। महरीन अपने कमरे में टहल रही थी, तभी उसे मुख्य द्वार पर गाड़ी के रुकने की आवाज सुनाई दी। कुछ ही पलों बाद भारी कदमों की आहट के साथ सिकंदर अंदर दाखिल हुआ। सिकंदर ने अपनी कार की चाबी सेंटर टेबल पर रखी, अपनी टाई को खींचकर ढीला किया और थके हुए अंदाज में सोफे पर बैठ गया। बारिश में भीगने की वजह से उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे और उसकी सफेद शर्ट की बाहें आधी मुड़ी हुई थीं। उसने अपनी उंगलियों से अपने माथे को सहलाया, मानो आज दिन भर का कॉर्पोरेट तनाव और नताशा के साथ हुई बहस ने उसे अंदर से तोड़ दिया हो। महरीन से रुका नहीं गया। उसने अपने दिल की धड़कनों पर काबू पाया, किचन से एक कप गर्म कॉफी बनाई और दबे पावों लिविंग रूम की तरफ बढ़ी। उसने वह कॉफी कप धीरे से सिकंदर के सामने वाली टेबल पर रख दिया। सिकंदर चौंक कर सीधा हुआ। उसने अपनी थकी हुई आंखें उठाकर महरीन को देखा। महरीन की आंखों में एक अजीब सी उलझन और नमी थी जिसे सिकंदर भाग गया था। उसने कॉफी का कप उठाया, एक घूंट भरा और शांत स्वर में पूछा, इतनी रात को जाग रही हो महरीन? सब ठीक तो है? महरीन ने अपने दोनों हाथों को आपस में कस लिया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन उसमें एक जिद थी। उसने हिम्मत करके पूछा, सिकंदर साहब, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या आज दोपहर जब मैं आपके दफ्तर आई थी तब आपने जो कुछ नताशा जी से कहा, क्या वो सच था? सिकंदर के हाथ में पकड़ा हुआ कॉफी का कप एक पल के लिए हवा में ही रुक गया। उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए। उसने कप वापस टेबल पर रखा और अपनी तीखी निगाहें महरीन पर टिका दी। तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने नताशा से क्या कहा? मैं टिफिन लेकर आपके केबिन के बाहर गई थी, महरीन ने नजरें झुकाते हुए कहा, उसकी आंखों में आंसू छलकाए। मैंने सुन लिया था कि नताशा जी आपकी शादी और इस समझौते को लेकर क्या कह रही थी, और ये भी कि आपने उन्हें क्या जवाब दिया। लेकिन सिकंदर साहब, मैं ये समझना चाहती हूँ कि आप दुनिया के सामने, अपनी पार्टनर के सामने मुझे अपनी जिंदगी की मालकिन क्यों कहते हैं, जबकि हमारे बीच तो सिर्फ 1 साल का एक कागजी समझौता है। सिकंदर अपनी जगह से उठा। उसकी लंबी कदकाठी और उसकी आंखों की गहराई महरीन को सम्मोहित कर रही थी। वह धीरे धीरे चलकर महरीन के बिल्कुल करीब आ गया। महरीन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सिकंदर ने बहुत ही धीमी, भारी और सर्द लेकिन अंदर से पिघली हुई आवाज में कहा, समझौता कागजों पर हुआ है महरीन, इंसानों के दिलों पर नहीं। दुनिया क्या सोचती है, नताशा जैसी औरतें क्या कहती हैं, इससे मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सच है कि जिस दिन से तुम इस घर में आई हो, इस सर्द महल में एक रोशनी सी आ गई है। मैं तुम्हें सिर्फ एक मेहमान या समझौता नहीं मानता महरीन, और नहीं मैं ये बर्दाश्त कर सकता हूँ कि कोई तुम्हारी इज्जत पर उंगली उठाए। महरीन ने अपनी नम आंखें उठाकर सिकंदर के चेहरे को देखा। उस पत्थर दिल इंसान की आंखों में आज पहली बार उसे अपने लिए एक गहरा सम्मान और छुपा हुआ अपनापन साफ दिखाई दे रहा था। बाहर तेज बारिश की बूंदें खिड़की के शीशों से टकरा रही थीं और अंदर 2 अजनबियों के बीच की दीवारें धीरे धीरे ढह रही थीं। सिकंदर ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और महरीन के भीगे हुए बालों की एक लट को उसके कान के पीछे खिसकाया। उस हल्के से स्पर्श ने महरीन के पूरे बदन में एक सिहरन पैदा कर दी। उसने अपना सिर थोड़ा और झुका लिया और सिकंदर ने बिना किसी समझौते या शर्त के महरीन को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। उस रात बारिश के शोर के बीच दोनों के दिल की दबी हुई बातें आखिरकार बिना किसी जुबान के एक दूसरे तक पहुंच चुकी थीं। बारिश की उस रात के बाद से शाह हाउस के भीतर का माहौल और हवा दोनों बदल चुके थे। अब वह पहले जैसी सर्द खामोशियां और दूरियां नहीं थीं। सिकंदर और महरीन के दरमियान जो एक अदृश्य दीवार खड़ी थी, वह धीरे धीरे पिघलने लगी थी। सिकंदर, जो कभी अपने दफ्तर के काम और अपनी तन्हाई के अलावा किसी दूसरी दुनिया को देखना पसंद नहीं करता था, अब शाम ढलते ही घर लौटने की जल्दी करने लगा था। महरीन के साथ बिताया गया हर एक पल उसके लिए सुकून का जरिया बनता जा रहा था। महरीन भी अब खुद को इस बड़े घर में एक पराई मेहमान की तरह महसूस नहीं करती थी, बल्कि उसके कदम इस हवेली में आत्मविश्वास के साथ उठने लगे थे। लेकिन कहते हैं ना कि जिंदगी जब किसी को खुशियां देने लगती है तो अतीत के पुराने और डरावने साए अचानक किसी छुपे हुए कोने से बाहर निकलकर सामने आ जाते हैं। ये घटना एक रविवार की दोपहर की है।
सिकंदर किसी जरूरी काम से शहर से बाहर गया हुआ था और महरीन हवेली के विशाल पुस्तकालय में बैठकर कुछ पुरानी किताबों और दस्तावेजों को व्यवस्थित कर रही थी। पुस्तकालय का वह कोना थोड़ा अंधकारमय और शांत था, जहाँ खानदानी इतिहास और पुराने एल्बम रखे रहते थे। महरीन एक पुरानी लेदर की फाइल को अलमारी से बाहर निकाल रही थी, तभी उसके हाथ से एक भारी बक्सा फर्श पर गिर गया। बक्से के गिरते ही उसके अंदर रखी कुछ पुरानी तस्वीरें, कुछ कागजात और एक पुराना रफ स्केच चारों तरफ बिखर गया। महरीन ने झुककर उन चीजों को समेटना शुरू किया। तभी उसकी नजर एक ऐसी तस्वीर पर पड़ी जिसे देखकर उसके हाथ कांप गए और उसकी सांसें एक पल के लिए रुक गईं। वह तस्वीर सिकंदर और नताशा की कॉलेज के दिनों की थी। तस्वीर में दोनों एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे और उनके चेहरे पर एक बेफिक्र और गहरी मुस्कान थी। उसके पीछे एक और तस्वीर थी जिस पर किसी अखबार की पुरानी कटिंग चिपकी हुई थी। उस कटिंग की हेडलाइन महरीन की आंखों के सामने किसी खंजर की तरह चुभ गई। कौरव ग्रुप और शाह ग्रुप का बहुप्रतीक्षित मिलन। सिकंदर शाह और नताशा कपूर जल्द बंधेंगे बंधन में। महरीन के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। वह तस्वीर उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ी। उसके दिल में एक अजीब सी चुभन और डर का एहसास दौड़ गया। वह जानती थी कि नताशा अक्सर सिकंदर के इर्द गिर्द दिखाई देती थी और नताशा के तेवर हमेशा से ऐसे थे जैसे वह सिकंदर पर अपना हक समझती हो। लेकिन महरीन को यह कभी नहीं पता था कि सिकंदर और नताशा का अतीत इतना गहरा और करीब था। क्या सिकंदर कभी नताशा से बेइंतहा मोहब्बत करता था? क्या वह शादी भी करने वाले थे? अगर ऐसा था तो फिर सिकंदर ने उससे यह समझौता क्यों किया? क्या वह आज भी अपने अतीत के उस साए से बाहर नहीं निकल पाया है? इन सवालों ने महरीन के दिमाग में एक तूफान खड़ा कर दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसे अपने सीने में एक भारीपन महसूस होने लगा। उसी वक्त हवेली के मुख्य दरवाजे के खुलने की आवाज आई और सिकंदर के भारी कदमों की आहट कॉरिडोर में गूंजी। सिकंदर अपना काम जल्दी खत्म करके वापस लौट आया था। वह सीधे पुस्तकालय की तरफ बढ़ा क्योंकि उसे पता था कि महरीन अक्सर वहीं होती है। जब सिकंदर ने पुस्तकालय के अंदर कदम रखा तो उसने देखा कि महरीन जमीन पर बैठी हुई है। उसके सामने पुरानी तस्वीरें और कागजात बिखरे पड़े हैं और उसकी आंखों में आंसू छलक रहे हैं। सिकंदर का चेहरा फिक्र से भर गया। वह तेजी से महरीन के पास आया, घुटनों के बल जमीन पर बैठा और उसके दोनों कंधों को थामते हुए घबराकर पूछा, महरीन क्या हुआ? तुम इस तरह रो क्यों रही हो? तुम्हें क्या चोट लगी है? महरीन ने अपनी नम और डबी हुई आंखों से सिकंदर की तरफ देखा। उसने कांपते हुए हाथों से जमीन पर पड़ी वह पुरानी तस्वीर और अखबार की कटिंग उठाई और सिकंदर के सामने कर दी। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेबसी और दर्द था। ये क्या है सिकंदर साहब? नताशा और आप और यह शादी की खबरें, आप मुझसे ये सब क्यों छुपा रहे थे? सिकंदर ने जब उन पुरानी तस्वीरों को देखा तो उसके माथे की नसें तन गईं। उसके चेहरे का रंग एक लम्हे के लिए फीका पड़ गया। वह अतीत जिसे वह बहुत पीछे छोड़ आया था, जिसे वह अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा काला अध्याय मानता था, आज अचानक महरीन के सामने आ खड़ा हुआ था। सिकंदर ने तुरंत वह तस्वीर महरीन के हाथ से ली और उसे मजबूती से अपनी मुट्ठी में भींच लिया। उसने अपनी गहरी और सच से भरी हुई आंखें महरीन की आंखों में डाली और बहुत ही दृढ़ और स्पष्ट आवाज में कहा, ये मेरा अतीत है महरीन, एक ऐसा अतीत जिससे मेरा अब दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। सिकंदर थोड़ा रुका। उसने महरीन के चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में भरा और आगे कहा, हाँ, एक वक्त था जब नताशा और मैं कॉलेज में थे। परिवार और समाज के दबाव में हमारे रिश्ते की बातें उड़ी थीं और नताशा को लगता था कि मैं सिर्फ उसी का हूँ। लेकिन नताशा की वो महत्वाकांक्षाएं, उसका वह अहंकार और उसका वह नकाब मैं कभी सहन नहीं कर सका। मैंने उसी दिन उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे, उससे बहुत पहले जब तुम मेरी जिंदगी में आई थी। वह सिर्फ एक बीता हुआ कल था महरीन, और मेरा आज, मेरा कल और मेरा सब कुछ सिर्फ तुम हो। महरीन ने सिकंदर की आंखों में झांक कर देखा। वहां कोई झूठ नहीं था, कोई पर्दा नहीं था, सिर्फ एक सच्चाई थी जो उसके दिल को चीरकर सीधे महरीन के दिल तक उतर गई थी। माजी का वो डरावना साया जो कुछ पल के लिए उनके बीच दीवार बनने आया था, सिकंदर के इन दो टूक और सच्चे शब्दों के आगे हमेशा के लिए बिखर गया। महरीन ने बिना कुछ कहे अपना सिर सिकंदर के कंधे पर रख दिया और सिकंदर ने अपनी बाहों में उसे समेटते हुए महसूस किया कि सच्चा प्यार वही होता है जो अतीत के हर अंधेरे को मिटाकर वर्तमान को रोशनी से भर दे। अतीत के उन पुराने सायों और तस्वीरों के छंट जाने के बाद सिकंदर और महरीन के रिश्ते में एक नया और अटूट विश्वास पैदा हो चुका था। दोनों यह मान चुके थे कि अब दुनिया की कोई भी ताकत या कोई पुराना वाकया उनके बीच दूरियां नहीं ला सकता। वे एक ऐसे खूबसूरत सफर पर निकल पड़े थे जहां हर दिन मोहब्बत और समझदारी की एक नई इबारत लिखी जा रही थी। हवेली का वह सर्द और बेजान माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। अब वहां चारों तरफ अपनापन, हंसी खुशी और एक दूसरे के प्रति सम्मान की महक फैली हुई थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब जिंदगी किसी को सबसे ज्यादा खुशियां देने लगती है तो कुदरत उसका एक कड़ा इम्तिहान लेने के लिए फिर से कोई नया मोड़ ले आती है। यह घटना ठीक उस वक्त हुई जब उनके उस एक साल के अनुबंध की मियाद पूरी होने में सिर्फ कुछ ही हफ्ते बाकी रह गए थे। कागजी तौर पर वह समझौता अभी भी अपनी जगह पर था, हालांकि दोनों के दिलों से वह सौदा बहुत पहले मिट चुका था। उस दिन सुबह से ही शहर में एक अजीब सी खामोश बेचैनी छाई हुई थी। सिकंदर किसी बहुत बड़ी कॉर्पोरेट डील और एनुअल बोर्ड मीटिंग के सिलसिले में सुबह सुबह ही अपने दफ्तर के लिए निकल गया था। उस मीटिंग पर शाह ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का भविष्य और सिकंदर का वो खानदानी साम्राज्य टिका हुआ था जिसके लिए उसने कभी महरीन के साथ ये समझौता किया था।
महरीन हवेली में अकेली थी। वह ड्राइंग रूम में बैठकर किसी किताब के पन्ने पलट रही थी, तभी अचानक उसके फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। जैसे ही उसने फोन उठाया, दूसरी तरफ से एक भारी, डरावनी और अनजान आवाज गूंजी, जिसमें एक गहरी चेतावनी छिपी थी। महरीन बेगम, अगर अपने पति सिकंदर शाह की सलामती चाहती हो तो फौरन शहर के पुराने वेस्टर्न पोर्ट वेयरहाउस पर अकेली पहुंच जाओ। अगर पुलिस को या किसी और को खबर दी तो सिकंदर को जिंदा देखना भूल जाओ। फोन कट चुका था। महरीन के हाथ से फोन छूटकर सोफे पर गिर गया। उसका पूरा बदन दहशत से कांपने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, सिकंदर खतरे में है। उसने बिना एक पल भी गवाए, बिना ये सोचे कि ये कोई चाल हो सकती है, अपनी चादर संभाली और ड्राइवर को बिना बताए घर में रखी एक पुरानी कार की चाबी उठाई और सीधे उस वीरान वेयरहाउस की तरफ भाग निकली। जब महरीन उस सुनसान और खंडहरनुमा पोर्ट वेयरहाउस के अंदर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर उसका दिल बैठ गया। चारों तरफ धूल उड़ रही थी और बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी पर सिकंदर के चाचा और उनके साथ कबीर राय खड़े थे। उनके कुछ गुर्गे हाथों में लोहे की रॉड और हथियार लिए हुए थे। एक कोने में सिकंदर एक खंभे से बंधा हुआ था। उसके चेहरे और कपड़ों पर संघर्ष के निशान थे, हालांकि उसकी आंखों में आज भी वही बेखौफ आग और जिद चमक रही थी। महरीन को अचानक वहां अकेले आया देख कबीर राय ने एक मक्कार और जहरीली हंसी हंसते हुए कहा, अरे वाह महरीन जी, हमने तो सिर्फ सिकंदर को बुलाया था, लेकिन आपकी वफादारी ने तो कमाल कर दिया। आप खुद अपने पैरों चलकर इस पिंजरे में आ गईं। सिकंदर ने गुस्से से चीखते हुए कहा, महरीन तुम यहाँ क्यों आई हो? पागल हो क्या? ये सब एक जाल है। महरीन ने सिकंदर की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर की बजाय एक चट्टान जैसी मजबूती थी। वह कबीर राय के सामने डटकर खड़ी हो गई और कड़क आवाज में बोली, अपनी घटिया चालें बंद करो कबीर। छोड़ दो सिकंदर को। जो कुछ तुम्हें चाहिए मुझसे कहो। चाचा ने आगे बढ़कर व्यंग्य करते हुए कहा, हमें इस कंपनी के सारे लीगल राइट्स और वो मूल कागजात चाहिए महरीन। सिकंदर ने बोर्ड मीटिंग में जो चाल चली थी, अगर वह अपनी जान बचाना चाहता है तो उसे अभी इसी वक्त अपने सारे अधिकार हमारे नाम ट्रांसफर करने होंगे। यह सिकंदर का सबसे बड़ा और कड़ा इम्तिहान था। एक तरफ उसका खानदानी साम्राज्य और उसकी सालों की मेहनत थी और दूसरी तरफ उसकी अपनी जान से प्यारी पत्नी महरीन थी, जिसे कबीर के गुर्गे अपने कब्जे में ले चुके थे। कबीर ने आगे बढ़कर महरीन की गर्दन पर एक धारदार चाकू रख दिया और सिकंदर से चिल्लाकर कहा, फैसला करो सिकंदर शाह, कंपनी चाहिए या अपनी बीवी की जान? सिकंदर के माथे की नसें तन गईं। उसकी आंखों से अंगारे बरसने लगे। उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी के आगे घुटने नहीं टेके थे, लेकिन आज उसकी मोहब्बत दाव पर थी। उसने कबीर की तरफ देखते हुए बहुत ही सर्द और खतरनाक लहजे में कहा, कबीर अगर तुमने महरीन को एक खरोंच भी पहुंचाई तो मैं तुम्हें इस दुनिया से इस तरह मिटा दूंगा कि तुम्हारा नामलेवा भी नहीं बचेगा। छोड़ दो उसे, मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ। लेकिन महरीन हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की और अचानक कबीर के पैर पर जोर से अपना पैर दे मारा। कबीर चीख पड़ा और उसका संतुलन बिगड़ गया। उसी पल महरीन ने झुककर पास पड़ी एक लोहे की भारी रॉड उठाई और सिकंदर की रस्सियों की तरफ झपटी। इससे पहले कि गुर्गे संभल पाते, बाहर पुलिस के साथ सायरन की आवाज गूंज उठी। सिकंदर ने पहले से ही अपनी स्मार्ट वॉच के जरिए पुलिस को अपनी लोकेशन भेज दी थी और बैकअप तैयार रखा था। पुलिस ने चारों तरफ से उस वेयरहाउस को घेर लिया। कबीर राय और चाचा के होश उड़ गए। वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। धूल और धुएं के उस गुबार के बीच जब सब कुछ शांत हुआ तो सिकंदर ने तुरंत दौड़कर महरीन को अपनी बाहों में कसकर भींच लिया। उसने महरीन के चेहरे को सहलाते हुए कहा, तुम इतनी पागल क्यों हो महरीन? अपनी जान खतरे में क्यों डाली? महरीन ने मुस्कुराते हुए सिकंदर के सीने पर अपना सिर रख दिया और बोली, कड़ा इम्तिहान तो हमारा था सिकंदर साहब, और हमने इसे साथ मिलकर पास कर लिया है। बाहर सूरज चमक रहा था और उनके जीवन का ये सबसे बड़ा इम्तिहान हमेशा के लिए खत्म हो चुका था, जिसके बाद अब सिर्फ एक खूबसूरत और अमर प्रेम की कहानी बाकी थी। वेयरहाउस के उस खौफनाक और तनावपूर्ण वाक़ये को बीते हुए कई दिन बीत चुके थे। पुलिस की कार्रवाई में कबीर राय और सिकंदर के चाचा को उनके किए गए तमाम गुनाहों और षड्यंत्रों के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया गया था। कानून का शिकंजा कस चुका था और शाह ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पर मंडराने वाला हर एक काला साया हमेशा के लिए छट चुका था। कंपनी अब पूरी तरह सुरक्षित थी। बाजार में सिकंदर का रुतबा और साख पहले से कहीं ज्यादा बुलंद हो चुकी थी और उसका खानदानी साम्राज्य कानूनी रूप से भी पूरी तरह उसके नियंत्रण में आ चुका था। लेकिन इन सब बाहरी जीतों और कॉर्पोरेट सफलताओं के बावजूद शाह हाउस के उस विशाल और आलीशान माहौल में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। बाहर सब कुछ ठीक हो चुका था, दुश्मनों का खात्मा हो चुका था, लेकिन घर के भीतर सिकंदर के दिल में एक भारीपन और अजीब सी बेचैनी घर कर गई थी। वह घटना जब कबीर राय ने महरीन की गर्दन पर चाकू रख दिया था और महरीन ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस खौफनाक जाल से बाहर निकलने की कोशिश की थी। सिकंदर के दिमाग से एक पल के लिए भी ओझल नहीं हो रही थी। जब भी वह उस पल को याद करता, उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। उसे ये एहसास बार बार अंदर ही अंदर खाए जा रहा था कि अगर उस दिन जरा सी भी चूक हो जाती, अगर पुलिस समय पर न पहुंचती या महरीन की वो छोटी सी चतुराई काम न करती, तो वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और कीमती चीज हमेशा के लिए खो बैठता। इसी बेचैनी और गहरे आत्ममंथन को ही एहसास-ए-ज़ियां कहा जाता है, यानी अपने किसी अपने को खो देने के डर का एहसास और उसके बिछड़ जाने के गम की शिद्दत। एक रात घड़ी की सुई रात के 2 बजा रही थी।
हवेली के स्टडी रूम में टेबल लैंप की मध्यम रोशनी जल रही थी। सिकंदर अपनी लेदर की कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके सामने कागजात और फाइलें फैली हुई थीं, लेकिन उसका ध्यान काम में बिल्कुल नहीं था। उसकी नजरें मेज पर रखे उस कागजी समझौते पर टिकी थीं, जिस पर 1 साल पहले उसने और महरीन ने दस्तखत किए थे। वह कॉन्ट्रैक्ट जिसकी मियाद अब बस खत्म होने ही वाली थी। सिकंदर ने उस कागज को उठाया। उसकी आंखें उन शर्तों को पढ़ रही थीं, जिन्हें उसने खुद बहुत ठंडे दिमाग से लिखा था कि ये रिश्ता महज 12 महीनों का होगा। इसके बाद दोनों अपने रास्ते अलग कर लेंगे और महरीन इस घर से चली जाएगी। इन पंक्तियों को पढ़ते हुए सिकंदर के सीने में एक तेज हुक सी उठी। उसे समझ आ गया कि पैसे, जायदाद, शोहरत और इस बड़े एम्पायर की कीमत उसकी जिंदगी में शून्य के बराबर है यदि उस बड़ी हवेली में महरीन की हंसी और उसकी मौजूदगी न हो। वह जो खुद को बहुत समझदार और पत्थर दिल समझता था, आज अपनी ही भावनाओं के सामने पूरी तरह लाचार हो चुका था। ठीक उसी वक्त स्टडी रूम का दरवाजा हल्का सा खुला और महरीन अंदर दाखिल हुई। उसने हल्के गुलाबी रंग का लिबास पहन रखा था और उसके हाथों में एक कप गर्म दूध था। वह जानती थी कि पिछले कुछ दिनों से सिकंदर बहुत तनाव में है और रात रात भर जाग कर काम कर रहा है। महरीन दबे पांवों सिकंदर के पास आई और बिना कुछ कहे वह कप मेज पर रख दिया। उसने देखा कि सिकंदर की आंखें लाल थीं और उसके हाथ में वही पुराना कॉन्ट्रैक्ट का कागज था। महरीन का दिल थोड़ा सा बैठा। उसने बहुत ही नरमी से पूछा, अभी तक सोए नहीं आप सिकंदर साहब? और यह क्या लेकर बैठे हैं? सिकंदर ने अपनी पलकें उठाईं और महरीन की तरफ देखा। उसकी आंखों में वो पुरानी अकड़ या सर्द मिजाजी बिल्कुल गायब थी। उसकी जगह एक असीम प्यार, अपराध बोध और डर साफ झलक रहा था। उसने अपनी कुर्सी पीछे खिसकाई, खड़े होकर महरीन के बिल्कुल करीब आ गया और उसके दोनों हाथों को अपने बड़े हाथों में कसकर थाम लिया। सिकंदर की आवाज बहुत भारी और कांप रही थी। महरीन, जब मैं उस वेयरहाउस में तुम्हें कबीर के पास देखता था, जब उसकी वो तलवार तुम्हारी गर्दन के करीब थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी दुनिया पल भर में उजड़ जाएगी। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी लड़ाइयां लड़ी हैं, बहुत से दुश्मन हराए हैं, लेकिन उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि अगर मैं तुम्हें खो देता तो मेरे पास ये सब दौलत और शोहरत किस काम की रह जाती। महरीन ने अपनी नम आंखें उठाकर सिकंदर को देखा। उसके दिल को एक सुकून सा मिला। उसने प्यार से सिकंदर के गाल को छुआ और बोली, लेकिन मैं सुरक्षित हूँ सिकंदर, मैं आपके सामने खड़ी हूँ। सिकंदर ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक डर था। उसने मेज पर रखे उस कॉन्ट्रैक्ट के कागज को उठाया और महरीन की आंखों के सामने ही उसे फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया और कचरे के डिब्बे में डाल दिया। यह कागज, ये समझौता, आज से इन सब की कोई औकात नहीं है महरीन। सिकंदर की आवाज में एक पक्का फैसला और समर्पण था। मैं उस दिन से इस बात के एहसासिया में जी रहा हूँ कि मैंने तुम्हें इस रिश्ते में सिर्फ एक मजबूरी और डील के तहत बांधा था, लेकिन अब मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। महरीन, क्या तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी का हिस्सा बनकर इस घर में रहोगी? इस बार कोई शर्त नहीं, कोई समझौता नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरा सच्चा प्यार है। महरीन की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने बिना एक पल गवाए अपना सिर सिकंदर के मजबूत सीने पर रख दिया। बाहर रात का अंधेरा और सन्नाटा था, लेकिन उनके दिलों के अंदर एक नए और हमेशा के लिए अमर हो जाने वाले रिश्ते का सूरज पूरी रोशनी के साथ उग चुका था। साल का आखिरी दिन और उसकी ढलती हुई आखिरी रात शहर पर एक अनोखा और जादुई साया लेकर उतरी थी। आसमान में धुंध और ठंडक के बीच चमकते हुए तारे इस बात की गवाही दे रहे थे कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। शाह हाउस के भीतर का नजारा इन दिनों पूरी तरह बदला हुआ था। जहां 1 साल पहले इसी हवेली की दीवारें सर्द खामोशियों और कड़े उसूलों के साए में डूबी रहती थीं, वहीं आज हर कोने में एक नई गर्माहट, उम्मीद और उत्सव का माहौल था। आज वही दिन था जिसकी मियाद उस अजनबी समझौते के तहत तय की गई थी। वह 12 महीने का सफर जो एक कागजी डील से शुरू हुआ था, आज अपनी आखिरी रात पर आ पहुंचा था। शाम ढलते ढलते हवेली को बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। मध्यम पीली लाइटों की रोशनी, फूलों की भीनी भीनी खुशबू और हॉल में बजता हुआ हल्का सा साजी संगीत उस रात की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा था। लेकिन इस चमक दमक के बीच महरीन के दिल में एक अजीब सी हलचल और खामोश धड़कनें चल रही थीं। उसने अपने कमरे के आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखा। उसने लाल और सुनहरे बॉर्डर वाली एक बहुत ही खूबसूरत साड़ी पहन रखी थी, जिसमें वह किसी परी से कम नहीं लग रही थी। हालांकि उसके मन में ये ख्याल बार बार आ रहा था कि भले ही सिकंदर ने कुछ दिन पहले उस कॉन्ट्रैक्ट के कागज को फाड़ दिया था और अपने प्यार का इजहार किया था, लेकिन आज आधिकारिक रूप से उस 1 साल की अवधि का आखिरी दिन था। ठीक उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला और सिकंदर अंदर दाखिल हुआ। उसने एक बेहतरीन ब्लैक टक्सिडो पहन रखा था, जिसमें उसका व्यक्तित्व और भी ज्यादा रौबदार और आकर्षक लग रहा था। सिकंदर के चेहरे पर कोई तनाव या कॉर्पोरेट शिकन नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और सुकून था। उसने अपने कदम महरीन की तरफ बढ़ाए। आईने में महरीन के अक्स को देखते हुए सिकंदर ने पीछे से आकर अपने मजबूत हाथ महरीन के कंधों पर रखे। सिकंदर ने महरीन की आंखों में देखते हुए बहुत ही भीनी और रुमानी आवाज में कहा, जानती हो महरीन, आज साल की आखिरी रात है और ठीक 12 महीने पहले इसी रात हमने एक ऐसा समझौता किया था जिसने हमारी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी थी। महरीन ने अपनी पलकें झुकाईं और थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अच्छी तरह याद है सिकंदर साहब। मुझे ये भी याद है कि तब आपने मुझे इस घर में सिर्फ एक मेहमान और एक समझौते के तहत दाखिल किया था।
सिकंदर ने महरीन को अपनी तरफ घुमाया, उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में नरमी से थामा और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, वह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी महरीन। मैंने तब पत्थर और कागजों को सच मान लिया था, लेकिन यह नहीं जानता था कि असली दौलत और सुकून क्या होता है। सिकंदर ने अपनी जेब से एक छोटा सा मखमली डिब्बा निकाला और उसे खोलकर महरीन के सामने कर दिया। उस डिब्बे के अंदर हीरों से जड़ा हुआ एक बेहद खूबसूरत और नायाब ब्रेसलेट चमक रहा था। सिकंदर ने उसे निकालकर महरीन की कलाई पर पहना दिया और बहुत ही पवित्र भाव से उसके माथे को चूमते हुए कहा, आज इस साल की आखिरी रात पर मैं तुम्हें एक नया वादा देना चाहता हूँ। यह ब्रेसलेट उस पुराने समझौते का अंत है और हमारे हमेशा के बंधन की शुरुआत है। रात के ठीक 11 बज चुके थे। वे दोनों हवेली की विशाल बालकनी में आ गए। बाहर शहर में नए साल के स्वागत में आतिशबाजी शुरू हो चुकी थी। आसमान रंग बिरंगे नजारों से जगमगा उठा था। ठंडी हवा के झोंके जब उनके चेहरों को छूकर निकल रहे थे तो दोनों ने महसूस किया कि कैसे पिछले एक साल में उनके बीच की हर दूरी, हर गलतफहमी और हर आंधी हमेशा के लिए थम चुकी थी। महरीन ने अपनी मुट्ठी सिकंदर के कोट पर कस ली और आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मुझे कभी नहीं लगा था सिकंदर कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मजबूरी मेरे लिए इतनी खूबसूरत तकदीर बन जाएगी। आपने मुझे वह सब दिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सम्मान, प्यार और एक ऐसा जीवन साथी जो हर मुश्किल में चट्टान बनकर खड़ा रहता है। सिकंदर ने महरीन को अपनी बाहों में कसकर भींच लिया। उसने आतिशबाजी की चमक के बीच महरीन के कान के पास सरगोशी करते हुए कहा, शुक्रिया अदा करने की जरूरत तुम्हारी है महरीन, क्योंकि तुमने इस सर्द महल को एक आशियाना बना दिया। तुमने मुझे सिखाया कि जिंदगी सिर्फ बिजनेस और हिसाब किताब का नाम नहीं है, बल्कि ये अपनों के साथ जीने का नाम है। घड़ी की सुइयां जैसे ही 12 पर पहुंची, शहर में नए साल का जश्न और तेज हो गया। हवा में गूंजती हुई खुशियों की आवाज के बीच सिकंदर ने झुककर महरीन के होठों को अपने होठों से छू लिया। वह सिर्फ नए साल का इस्तकबाल नहीं था, बल्कि उनके जीवन के उस नए सवेरे की मुहर थी जो कभी खत्म नहीं होने वाला था। वे दोनों जानते थे कि पिछला साल उनके लिए भले ही संघर्ष, धोखे और आंसुओं से भरा रहा हो, लेकिन आने वाला हर नया दिन सिर्फ और सिर्फ उनके प्यार, विश्वास और एक अटूट बंधन का गवाह बनने वाला था। हाथ में हाथ डाले वे दोनों बालकनी से उस नई दुनिया की तरफ देख रहे थे जहाँ अब कोई समझौता नहीं था, सिर्फ एक दूसरे का साथ और जन्म जन का वादा था। नए साल की वह सुनहरी और रोशन सुबह शाह हाउस के जीवन में एक ऐसी ताजगी और सुकून लेकर आई थी जैसी पिछले कई सालों में कभी महसूस नहीं हुई थी। साल की आखिरी रात के उस खूबसूरत और जज्बाती वाक्य के बाद हवेली के माहौल में एक अजीब सा ठहराव और अनकहा अपनापन घुल चुका था। अब ना तो वहाँ कोई अजनबीपन था और न ही दिल में किसी तरह का कोई खौफ या छुपा हुआ डर। वह सर्द महल अब पूरी तरह से एक गर्मजोशी से भरे आशियाने में बदल चुका था, जहाँ हर कोने में महरीन की हंसी और सिकंदर की बेपनाह मोहब्बत की गूंज सुनाई देती थी। सुबह की पहली किरण जब खिड़की के पर्दों को चीर कर अंदर आई तो महरीन की आंख खुली। उसने देखा कि वह सिकंदर की बाहों के घेरे में सुरक्षित थी। सिकंदर अभी भी गहरी नींद में था। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी जो आमतौर पर उसके सख्त और कॉर्पोरेट चेहरे पर कभी दिखाई नहीं देती थी। महरीन ने बहुत ही आहिस्ता से बिना सिकंदर की नींद में खलल डाले खुद को उसकी बाहों से आजाद किया और बिस्तर से नीचे उतर आई। आज का दिन उनके जीवन का एक नया पन्ना पलटने वाला था। वह पुराना कागजी समझौता, वह कड़ा नियम और वे तमाम शर्तें अब इतिहास बन चुकी थीं। महरीन ने आज रसोई में जाकर अपने हाथों से कुछ खास बनाने का फैसला किया। जब वह किचन में पहुंची तो रामू काका और बाकी स्टाफ ने उसे देखकर बेहद आदर और खुशी के साथ मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। महरीन के चेहरे पर भी एक रानी जैसी शालीन मुस्कान थी। उसने खुद अपने हाथों से सिकंदर की पसंद की गर्म कॉफी और नाश्ता तैयार किया। उधर जब सिकंदर की आंख खुली और उसने अपने बगल वाले हिस्से को खाली पाया तो उसके दिल में एक पल के लिए घबराहट सी हुई, लेकिन अगले ही पल किचन से आती हुई महक और बर्तनों की खनक ने उसे एहसास करा दिया कि ये कोई सपना नहीं, बल्कि उसकी नई और हसीन हकीकत है। सिकंदर तुरंत बिस्तर से उठा, हल्के कैजुअल कपड़ों में तैयार होकर सीधे नीचे डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ा। जब उसने महरीन को मेज पर नाश्ता सजाते हुए देखा तो वह चुपचाप दबे पांवों उसके पीछे गया और पीछे से अपनी मजबूत बाहों में महरीन को कसकर थाम लिया। महरीन हल्की सी चौंकी, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोली, अरे आप इतनी जल्दी उठ गए, और यह क्या, स्टाफ क्या सोचेगा? सिकंदर ने अपना चेहरा महरीन के कंधे पर टिकाते हुए बहुत ही मस्ती भरे और हल्के अंदाज में कहा, स्टाफ क्या सोचेगा, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी इस घर की मालकिन अगर खुद अपने हाथों से अपने शौहर के लिए नाश्ता बनाएगी तो मैं दुनिया की परवाह क्यों करूं? महरीन ने शर्माते हुए खुद को थोड़ा छुड़ाया और सिकंदर की तरफ घूमकर प्यार से बोली, आप भी ना हमेशा बच्चों की तरह बात करते हैं, चलिए बैठिए, नाश्ता ठंडा हो रहा है। डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने के दौरान दोनों ने आने वाले दिनों की कई योजनाओं पर बात की। सिकंदर ने तय किया था कि वह कुछ दिनों के लिए अपने बिजी कॉर्पोरेट शेड्यूल से छुट्टी लेगा और महरीन के साथ किसी शांत और खूबसूरत जगह पर हनीमून या ट्रिप पर जाएगा। एक ऐसा सफर जहाँ कोई बिजनेस मीटिंग न हो, कोई दुश्मन न हो और सिर्फ वे दोनों हों। महरीन की आंखें ये सुनकर खुशी से चमक उठीं। उसने महसूस किया कि जिस इंसान को उसने कभी सिर्फ एक पत्थर दिल और मशीन की तरह समझा था, वह असल में उसकी हर छोटी सी खुशी का कितना ख्याल रखता है। नाश्ते के बाद वे दोनों हवेली के बड़े से बगीचे में टहलने निकल गए। धूप बहुत सुहानी थी और ठंडी हवा उनके चेहरों को छूकर निकल रही थी। बगीचे में खिले हुए गुलाब के फूल और हरियाली उस नए सवेरे की गवाही दे रहे थे।
महरीन ने अपना हाथ सिकंदर के हाथ में डाल दिया। उनकी उंगलियां आपस में इस तरह उलझ गई थीं, मानो वे जन्मजन के साथी हों। चलते चलते सिकंदर ने रुककर महरीन की आंखों में देखा और बहुत ही संजीदा और गहरे लहजे में कहा, जानती हो महरीन, जब मैंने तुमसे वो निकाह का समझौता किया था तब मुझे लगता था कि मैं जिंदगी का सबसे बड़ा सौदा कर रहा हूँ। मुझे लगता था कि मैं सब कुछ कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन मुझे तब यह नहीं पता था कि कुदरत मेरे लिए क्या लिख कर बैठी है। तुमने मेरी इस अंधेरी और बेजान दुनिया में आकर जो रोशनी बिखेरी है, उसके लिए मैं जिंदगी भर तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। महरीन ने अपनी नम और चमकती हुई आंखों से सिकंदर को देखा और बहुत ही प्यार से उसके हाथ को थोड़ा और कसकर दबाते हुए कहा, शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए सिकंदर साहब। अगर वो समझौता न होता, अगर हम उस सर्द महल में एक दूसरे के आमने सामने न आते, तो शायद मुझे कभी ये पता ही नहीं चलता कि सच्ची मोहब्बत और एक मजबूत सहारा किसे कहते हैं। हमारी शुरुआत भले ही एक अजनबी समझौते से हुई थी, लेकिन हमारी इस कहानी का अंत, या यूं कहें कि इस नई शुरुआत का कोई अंत नहीं है। आसमान में उड़ते हुए कुछ पक्षी उस शांत माहौल को और भी सुहाना बना रहे थे। वे दोनों जानते थे कि उनके जीवन का पिछला हर एक संघर्ष, हर एक आंसू और हर एक मुश्किल दरअसल इसी खूबसूरत पल को पाने की एक कीमत थी। हाथ में हाथ डाले वे दोनों उस नए सूरज की रोशनी की तरफ बढ़ चले, जो उनके जीवन के पथ को हमेशा हमेशा के लिए रोशन करने के लिए निकल चुका था। ये सिर्फ एक कहानी का आखिरी अध्याय नहीं था, बल्कि दो दिलों की उस अमर मोहब्बत की एक बिल्कुल नई और अनंत शुरुआत थी, जो समय की हर सीमा से परे होकर हमेशा यूं ही महकती रहने वाली थी। वक्त पर लगाकर उड़ रहा था। जिंदगी के खलक पर सिकंदर और महरीन की मोहब्बत का आशियाना अब पूरी तरह आबाद हो चुका था। उनकी शादी को महज 1 साल नहीं, बल्कि पूरे 2 साल बीत चुके थे। यह वह दौर था जब नफरत, अजनबीपन और शर्तों के साए पीछे छूट चुके थे और उनकी जगह दो दिलों के अटूट विश्वास, समर्पण और एक साझा भविष्य ने ले ली थी। सिकंदर, जो कभी शहर का सबसे सर्द मिजाज, तन्हा और सिर्फ अपने काम से काम रखने वाला रूखा बिजनेस टाइकून हुआ करता था, अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों की वो कठोरता अब गायब थी और उसकी जगह एक अनोखा सुकून और अपनेपन की चमक ने ले ली थी। महरीन के आने से उसकी वीरान जिंदगी में जो बहार आई थी, वह अब और गहरी हो चली थी। महरीन अब इस आलीशान हवेली की सिर्फ एक नाम मात्र की मालकिन नहीं थी, बल्कि उस घर की रूह बन चुकी थी। हर सुबह की शुरुआत उसकी हंसी से होती और रात का अंत सिकंदर के दिल के उस सुकून पर होता जो उसे सिर्फ महरीन के पास आकर मिलता था। इस बीच सिकंदर की कंपनी शाह ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने कामयाबी की नई और अछूती बुलंदियों को छुआ था। बाजार में सिकंदर का नाम अब सिर्फ एक सख्त बिजनेसमैन के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में लिया जाता था जो अपनी उसूलपसंद और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। लेकिन इस बड़ी कामयाबी के पीछे किसी और का नहीं, बल्कि महरीन का बहुत बड़ा हाथ था। महरीन ने न केवल घर की चारदीवारी को संभाला था, बल्कि सिकंदर के कंधे से कंधा मिलाकर उसके बिजनेस के कुछ चुनिंदा फलाही प्रोजेक्ट्स की कमान भी अपने हाथ में ले ली थी। वह गरीबों की मदद, शिक्षा के प्रसार और महिलाओं के उत्थान से जुड़े एनजीओ प्रोजेक्ट्स को संभाल रही थी। समाज सेवा के प्रति महरीन का ये समर्पण देखकर सिकंदर के दिल में उसके लिए सम्मान और ज्यादा बढ़ गया था। उसे गर्व महसूस होता था कि उसने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले यानी उस कॉन्ट्रैक्ट को निभाते निभाते अपनी जिंदगी की सबसे हसीन सौगात पाली थी। शाम का वक्त था। आसमान पर सूरज ढलने की तैयारी कर रहा था और आसमानी रंग धीरे धीरे सुनहरे और बैंगनी सायों में ढल रहा था। हवेली का विशाल डाइनिंग हॉल मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी और फूलों की खुशबू से महक रहा था। आज दोनों ने तय किया था कि वे बिना किसी ऑफिस के तनाव और बिना किसी बाहरी काम के सिर्फ एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे। डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के लजीज पकवान सजे थे, जिन्हें खुद महरीन ने अपने हाथों से सिकंदर की पसंद को ध्यान में रखकर बनाया था। सिकंदर अपनी लैपटॉप बैग को एक तरफ रखकर डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर आकर बैठा। उसने अपनी टाई की गांठ को थोड़ा ढीला किया और राहत की सांस ली। तभी महरीन हाथ में चांदी की ट्रे लिए वहां आई, जिस पर गर्मा गर्म खानों की महक फैली हुई थी। महरीन के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, जो सिकंदर की सारी दिन भर की थकान को पल भर में दूर कर देती थी। सिकंदर ने बिना एक पल गवाए महरीन का हाथ अपने मजबूत हाथों में थाम लिया। उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों के बीच फंसाते हुए उसने महरीन की आंखों में देखा और बहुत ही धीमी लेकिन भीनी सी आवाज में कहा, महरीन, पिछले 2 सालों में तुमने मेरी जिंदगी के हर एक अंधेरे कोने को अपनी रोशनी से जगमगा दिया है। सच कहूँ तो जब मैंने तुम्हारे सामने वो शर्त रखी थी, तो मुझे लगता था कि मैं दुनिया की हर दौलत और ताकत अपने पैसे के दम पर खरीद सकता हूँ। मुझे लगता था कि भावनाएं और रिश्ते इंसान को कमजोर बनाते हैं। महरीन ने थोड़ा शर्मा कर अपनी नजरें झुका लीं, लेकिन उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि सिकंदर के ये शब्द उसके लिए कितने मायने रखते थे। उसने प्यार से अपना दूसरा हाथ सिकंदर के हाथ पर रख दिया। सिकंदर ने अपनी बात जारी रखी। उसकी आवाज में एक अनजाना सा ठहराव था, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया महरीन। मैंने पैसों से इस दुनिया की हर बड़ी चीज हासिल कर ली थी, लेकिन जो सुकून, जो अपनापन और जो सच्ची खुशी मुझे तुम्हारे साथ रहकर मिली है, वह दुनिया के किसी खजाने में नहीं है। असली जीत तो तुम्हारा साथ है महरीन। अगर तुम मेरी जिंदगी में न होती तो शायद मैं आज भी उस सोने के पिंजरे में एक रोबोट की तरह जी रहा होता। महरीन ने अपनी पलकें उठाईं और बेहद नरमी से मुस्कुराते हुए बोली, सिकंदर साहब, आप हमेशा मेरी तारीफों के पुल बांध देते हैं, लेकिन सच तो यह है कि मैं तो सिर्फ एक मामूली सी लड़की थी, जिसके पास अपनी माँ की दुआओं के अलावा कुछ नहीं था।
आपने मुझे इस काबिल समझा, मुझे इस घर की इज्जत और अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। ये आपका बड़पन है। ये सब आपकी मोहब्बत और एतबार का सिला है जो आज हम इस मुकाम पर हैं। दोनों के बीच का ये प्यारा सा पल अभी अपनी पूरी गहराई में डूबा ही था कि अचानक हवेली के बड़े से ड्राइंग रूम में रखे लैंडलाइन फोन की तीखी घंटी बज उठी। उस सन्नाटे में वह आवाज किसी खतरे की घंटी जैसी महसूस हुई। आमतौर पर इस वक्त पर कोई ऑफिस का फोन नहीं करता था और पर्सनल नंबर पर तो सीधे कॉल आती थी। महरीन का हाथ सिकंदर के हाथ से छूटते छूटते रह गया। सिकंदर के माथे पर हल्की सी शिकन उभर आई। उसने घड़ी की तरफ देखा। रात के ठीक 8 बज रहे थे। इस वक्त कौन हो सकता है? महरीन ने थोड़ी सी फिक्र भरे लहजे में पूछा, क्योंकि पिछले कुछ समय से उनके निजी जीवन में सब कुछ इतना शांत और खूबसूरत चल रहा था कि किसी भी बाहरी आवाज से उन्हें डर सा लगने लगा था। सिकंदर ने अपनी कुर्सी पीछे खिसकाई और गंभीर मुद्रा में बोला, तुम यहीं बैठो महरीन, मैं अभी देख कर आता हूँ। सिकंदर उठकर ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा। उसने दीवार पर टंगे फोन का रिसीवर उठाया और कान से लगाया। हेलो, सिकंदर शाह बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से शुरुआती कुछ सेकंड्स तक सिर्फ भारी सांसों की आवाज आती रही और फिर एक ऐसा सर्द और जाना पहचाना लहजा गूंजा जिसे सुनकर सिकंदर के चेहरे का रंग एक ही लम्हे में उड़ गया। वह आवाज उसके चाचा की थी। वही चाचा जो कभी नहीं चाहते थे कि दादा की पूरी जायदाद और एम्पायर सिकंदर के हाथ लगे। फोन पर उनके चाचा की हंसी मिली हुई जहरीली आवाज गूंजी। कैसा चल रहा है सिकंदर? तुम्हारी खुशियों का दौर अब खत्म समझो। दादा की वसीयत का दूसरा और सबसे खतरनाक हिस्सा अब नाफिज होने जा रहा है और इस बार तुम्हें बचाने के लिए कोई कानूनी कागज या कोई समझौता काम नहीं आएगा। इसके लिए तुम्हें एक ऐसी कड़ी शर्त पूरी करनी होगी जिसके बारे में तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। फोन की लाइन कट चुकी थी, लेकिन वह कड़कती हुई आवाज अभी भी सिकंदर के कानों में गूंज रही थी। सिकंदर का हाथ रिसीवर पर ही सुन्न पड़ गया। उसे साफ महसूस हो रहा था कि खुशियों के इन खूबसूरत सायों के पीछे अब किसी बड़े के आने की आहट शुरू हो चुकी थी। फोन की लाइन कटने के बाद भी सिकंदर के हाथ में पकड़ा हुआ रिसीवर जैसे सुन्न पड़ चुका था। उसके माथे पर गहरी शिकनें उभर आई थीं और आंखों में एक अजीब सा तनाव साफ झलक रहा था। डाइनिंग टेबल से उठकर महरीन भी धीरे धीरे ड्राइंग रूम की तरफ चली आई। सिकंदर के चेहरे का बदला हुआ रंग देखकर उसका दिल भी एक पल के लिए सहम गया। उसने बहुत ही आहिस्ता से सिकंदर के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, सिकंदर क्या हुआ? कौन था फोन पर? आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया है? सिकंदर ने गहरी सांस ली, रिसीवर को वापस उसकी जगह पर रखा और महरीन की तरफ देखा। उसकी आवाज में एक अजीब सी भारीपन थी। वो मेरे चाचा थे महरीन, सिकंदर ने तल्ख लहजे में कहा। वही चाचा जो हमेशा से मेरे खिलाफ साजिशें करते आए हैं। जब दादाजी ने अपनी वसीयत में पूरी कंपनी और एम्पायर का वारिस मुझे बनाया था, तब से वह और उनका परिवार आग बगुला था। उन्हें लगता था कि इस जायदाद पर सिर्फ उनका हक है। महरीन ने घबरा कर पूछा, लेकिन अब अचानक उन्होंने ऐसी क्या बात कह दी? वो कौन सी शर्त और कौन सा हिस्सा है वसीयत का? सिकंदर ने पास रखे सोफे पर बैठते हुए अपने सिर को हाथों में थाम लिया। दादाजी की वसीयत का वह दूसरा हिस्सा था जिसके बारे में मुझे ज्यादा गहराई से नहीं पता था, या यूं कहो कि मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया था। वसीयत की उस क्लॉज के मुताबिक शादी के 2 साल पूरे होने के बाद अगर कंपनी के भीतर कोई बड़ा वित्तीय संकट खड़ा होता है या फिर फैमिली बोर्ड के आधे से ज्यादा डायरेक्टर्स हमारे खिलाफ वोट कर देते हैं, तो इस एम्पायर की ओनरशिप को कानूनी तौर पर चुनौती दी जा सकती है। महरीन सन्न रह गई। लेकिन ऐसा क्यों? आप तो कंपनी को दिन रात मेहनत करके ऊंचाइयों पर ले गए हैं, फिर कोई बोर्ड मेंबर आपके खिलाफ क्यों जाएगा? क्योंकि मेरे चाचा के पास अभी भी कंपनी के कुछ छिपे हुए शेयर्स हैं और बोर्ड के कुछ पुराने लालची लोग उनके साथ मिले हुए हैं। सिकंदर की आवाज में गुस्सा और बेबसी का एक मिला-जुला एहसास था। वह जानते हैं कि अगर उन्होंने अभी चाल नहीं चली तो हमेशा के लिए मेरी पकड़ इस कंपनी पर मजबूत हो जाएगी। इसलिए उन्होंने ठीक हमारे 2 साल पूरे होने वाले दिन ये जाल बिछाया है। लेकिन मुंह बढ़ रहे संकट का सिलसिला यही नहीं रुकने वाला था। अगले ही दिन सुबह सुबह जब सिकंदर और महरीन ऑफिस पहुंचे तो उन्हें एक और बड़ा झटका लगा। मार्केट में अचानक ये खबर आग की तरह फैल गई कि शाह ग्रुप के शेयर्स भारी मात्रा में गिरने लगे हैं। कंपनी के खिलाफ कुछ वित्तीय गड़बड़ियों के झूठे इल्जाम लगाए जा रहे थे और मीडिया में सनसनीखेज हेडलाइंस चल रही थीं। इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि मार्केट का एक बहुत शातिर और पुराना खिलाड़ी था, कबीर राय। कबीर राय वही शख्स था जिसका अतीत में सिकंदर के खानदान के साथ पुराना और खूनी कारोबारी विवाद रह चुका था। कबीर की हमेशा से ये जिद थी कि वह सिकंदर के खानदान को बर्बाद करके इस शहर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून की गद्दी पर खुद बैठेगा। उसने चुपचाप पीछे रहकर सिकंदर के चाचा के साथ हाथ मिला लिया था। सिकंदर अपनी ऑफिस की बड़ी सी खिड़की के पास खड़ा था, नीचे सड़क पर मीडिया की गाड़ियों का हजूम देख रहा था। उसके हाथ में उसकी कंपनी के डूबते शेयरों की रिपोर्ट थी। उसका खून खौल रहा था। वह समझ चुका था कि ये सिर्फ एक आम कारोबारी मुकाबला नहीं है, बल्कि उसके अपनों की गद्दारी और एक पुराने दुश्मन की पुरानी दुश्मनी का मिलाजुला ज़हर है जो अब उसकी जिंदगी और उसकी मेहनत पर असर डाल रहा था। महरीन ने सिकंदर के पास आकर उसका हाथ अपने हाथ में लिया। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक चट्टान जैसी मजबूती थी। सिकंदर, महरीन ने बहुत ही पुरस्कून और हौसले वाले लहजे में कहा, डरिए मत। साजिशें चाहे जितनी गहरी हों, सच और मेहनत हमेशा भारी पड़ती हैं। हम इस तूफान का सामना मिलकर करेंगे। सिकंदर ने महरीन की आंखों में देखा और उसे महसूस हुआ कि भले ही उसके अपने उसे धोखा दे रहे हों, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत
वफादारी और सच्ची मोहब्बत अब उसके साथ थी। रात के सन्नाटे में हवेली की विशाल दीवारों के बीच महरीन की आंखें जाग रही थीं। बाहर चल रही ठंडी हवा खिड़की के पर्दों को हिला रही थी, लेकिन महरीन के भीतर एक ऐसा तूफान उठ रहा था जो बाहर के मौसम से कहीं ज्यादा खतरनाक था। ड्राइंग रूम से लौटने के बाद सिकंदर की खामोशी और उसके माथे की गहरी शिकने महरीन के दिल को अंदर तक डरा रही थीं। कंपनी पर मंडराता खतरा, चाचा की गद्दारी और कबीर राय की पुरानी दुश्मनी के साए अब उनके घर के आंगन तक पहुंच चुके थे। सिकंदर इस वक्त अपने स्टडी रूम में बंद था। महरीन जानती थी कि इस समय उसका पति, जो हमेशा दुनिया के सामने एक चट्टान की तरह मजबूत बनकर खड़ा रहता था, अंदर ही अंदर भारी मानसिक दबाव और तनाव से गुजर रहा था। महरीन ने अपने कदमों को संभाला और रसोई की तरफ बढ़ी। उसने खुद अपने हाथों से एक कप गर्मा-गर्म कछुआ काढ़ा और अदरक वाली स्पेशल चाय तैयार की। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा ठहराव और पक्का इरादा था। वह जानती थी कि इस मुश्किल वक्त में अगर उसने खुद को कमजोर कर दिया तो सिकंदर को संभालने वाला कोई नहीं होगा। वह ट्रे लेकर स्टडी रूम के दरवाजे तक पहुंची। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देने के बाद जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो उसने खुद ही धीरे से दरवाजा खोल दिया। कमरे के अंदर की रोशनी मध्यम थी। सिकंदर अपनी बड़ी सी लेदर की कुर्सी पर बैठा था। उसकी दोनों कोहके मेज पर टिकी थीं और उसका सिर उसके हाथों में छुपा हुआ था। उसके कंधे झुके हुए थे, जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि वह अपनी जिंदगी के सबसे बड़े बोझ तले दबा हुआ है। महरीन के दिल को एक हुक सी उठी। उसने कभी सिकंदर को इस तरह टूटा हुआ या लाचार नहीं देखा था। महरीन दबे पांवों अंदर आई और ट्रे को धीरे से साइड टेबल पर रख दिया। इसके बाद वह चुपचाप सिकंदर के पास गई, झुकी और बहुत ही प्यार से अपने कोमल हाथ सिकंदर के चौड़े कंधों पर रख दिए। सिकंदर चौंक कर सीधा हुआ। उसने अपनी लाल और थकी हुई आंखें ऊपर उठाकर महरीन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेबसी और शर्मिंदगी थी। महरीन सिकंदर की आवाज भारी और थकी हुई थी। उसने अपनी आंखें फेरते हुए कहा, तुम अभी तक जागी क्यों नहीं? और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था न कि मैं इन सब चीजों को संभाल लूंगा, लेकिन शायद इस बार हालात मेरे हाथ से निकलते जा रहे हैं। चाचा और कबीर ने मिलकर इस तरह से जाल बिछाया है कि मेरी सालों की मेहनत, मेरा बिजनेस और ये सब कुछ पल भर में बिखर सकता है। अगर ये कंपनी चली गई तो मैं तुम्हें वो सब नहीं दे पाऊंगा जिसकी तुम हकदार हो। मुझे लगता है कि मैं हार रहा हूँ। महरीन। सिकंदर की ये टूटी हुई बातें सुनकर महरीन की आंखों में नमी आ गई, लेकिन उसने अपने आंसुओं को बहने नहीं दिया। उसने अपनी उंगलियों से सिकंदर के बालों को प्यार से सहलाया और बहुत ही मजबूत, अडिग और भरोसेमंद आवाज में बोली, सिकंदर, मेरी तरफ देखिए। सिकंदर ने अपनी आंखें उठाकर महरीन की तरफ देखा। महरीन ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में मजबूती से थाम लिया और बोली, आप सिकंदर शाह हैं, वह इंसान जो अपनी मेहनत और जिद के दम पर इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून बना है। आप हार कैसे मान सकते हैं? क्या आपको याद है कि जब हम पहली बार मिले थे तब मेरे पास क्या था? कुछ भी नहीं। एक कर्ज में डूबी हुई लड़की जिसका भविष्य पूरी तरह अंधेरे में था। तब आपने मुझे सहारा दिया था, मेरी इज्जत बचाई थी और मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया था। महरीन की आवाज में एक अजीब सा जादू था जो सिकंदर के अंदर की हिम्मत को जगा रहा था। आज जब आप पर मुसीबत आई है तो क्या आप सोचते हैं कि मैं आपको अकेला छोड़ दूंगी? महरीन की आंखें चमक उठीं। पैसे, जायदाद, कंपनियां, ये सब आज हैं, कल शायद ना हों, लेकिन हमारी मोहब्बत, हमारा साथ और आपका ये हौसला अगर टूट गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे इस आलीशान घर या दौलत की कोई लालच नहीं है सिकंदर। मुझे सिर्फ आप चाहिए, वह इंसान जो मेरे साथ इस घर में हंसता है, जो मेरी परवाह करता है। अगर इस एम्पायर को बचाने के लिए हमें सब कुछ दाव पर लगाना पड़े तो मैं हर कदम पर आपके साथ खड़ी रहूंगी। सिकंदर देखता रह गया। उसकी पत्नी, जिसे वह कभी एक समझौता या एक मजबूरी समझकर अपने घर लाया था, आज उसके लिए किसी ढाल और चट्टान की तरह खड़ी थी। दुनिया के सारे दुश्मन एक तरफ थे और उसका अपना खून उसे धोखा दे रहा था, लेकिन महरीन का यह अटूट विश्वास और समर्थन उसके लिए इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गया था। सिकंदर के चेहरे पर जो नाउमीदी के बादल छाए थे वे छंटने लगे थे। उसकी आंखों में एक बार फिर से वही पुरानी चमक और आग लौट आई थी। उसने तेजी से उठकर महरीन को अपनी बाहों में भींच लिया। यह महरीन की ममता, उसका विश्वास और उसका बेपनाह प्यार ही था जो उस रात सिकंदर के लिए सबसे बड़ा और मजबूत सहारा साबित हुआ। कमरे के बाहर रात का अंधेरा भले ही गहरा था, लेकिन उस स्टडी रूम के अंदर उम्मीद का एक नया सूरज उग चुका था। सिकंदर जान चुका था कि जब तक महरीन उसके साथ है, दुनिया की कोई भी ताकत उसे और उसकी दुनिया को हरा नहीं सकती। अगले दिन की धूप शहर पर एक भारी साया लेकर उतरी थी। शाह ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के दफ्तर में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन यह वह सन्नाटा था जो किसी बड़े तूफान से पहले महसूस होता है। सिकंदर अपनी कार से उतरकर जब मुख्य द्वार की तरफ बढ़ा तो मीडिया के कैमरों और संवाददाताओं का एक भारी हुजूम उसे घेरने के लिए आगे आ गया। हर तरफ तीखे सवाल गूंज रहे थे। सिकंदर शाह, क्या ये सच है कि आपके चाचा ने कंपनी के शेयर्स कबीर राय को बेच दिए हैं? क्या आपका साम्राज्य अब डूबने की कगार पर है? सिकंदर ने अपने चेहरे पर पूरी तरह से बर्फ जैसी ठंडक और कठोरता बनाए रखी। उसने बिना एक भी शब्द कहे सिक्योरिटी गार्ड की मदद से रास्ता बनाया और अपनी निजी लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। केबिन में पहुंचते ही उसका सामना उसके पर्सनल सेक्रेटरी से हुआ, जिसके हाथ में कुछ कागजात थे। सेक्रेटरी ने कांपते हुए लहजे में बताया, सर, स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है। बैंक ने हमारे 2 बड़े प्रोजेक्ट्स के लोन होल्ड पर रख दिए हैं
और बोर्ड के 3 सीनियर डायरेक्टर्स ने आज की आपातकालीन मीटिंग में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। ऐसा लगता है कि वे सब अंदर ही अंदर कबीर राय से मिल चुके हैं। सिकंदर ने गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। तभी उसके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। जैसे ही उसने रिसीवर कान से लगाया, दूसरी तरफ से कबीर राय की ठंडी और व्यंग्य से भरी हुई हंसी सुनाई दी। गुड मॉर्निंग सिकंदर शाह। कबीर की आवाज में एक अजीब सा अहंकार था। सुना है तुम्हारे दफ्तर के बाहर काफी भीड़ लगी है। वैसे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिजनेस में हार जीत तो चलती रहती है और तुम तो बहुत समझदार हो। क्यों ना आज शाम को हम दोनों शहर के सबसे आलीशान रॉयल प्लाजा होटल के प्राइवेट लाउंज में बैठकर इस तमाशे का कोई शांतिपूर्ण हल निकाल लें। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बिना सिकंदर के कुछ कहे कबीर ने फोन काट दिया। सिकंदर जानता था कि यह बुलावा कोई दोस्ती का हाथ नहीं था, बल्कि उसके दुश्मन की तरफ से फेंका गया वह पासा था जो उसे सबके सामने झुकाने के लिए बिछाया गया था। लेकिन सिकंदर शाह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने तय किया कि वह इस चाल का सामना करेगा और खुद उस जाले के बीच जाएगा जो कबीर ने उसके लिए बुना था। शाम के 7 बजते बजते सिकंदर रॉयल प्लाजा होटल के उस वीरान और शानदार प्राइवेट लाउंज में दाखिल हुआ। लाउंज की बड़ी बड़ी खिड़कियों से शहर की जगमगाती रोशनियां दिखाई दे रही थीं। एक कोने की मेज पर कबीर राय अपनी टांग पर टांग रखकर बैठा था। उसके चेहरे पर जीत की वह मक्कार मुस्कान थी जो किसी भी इंसान का खून खौला सकती थी। उसके आसपास 2 खामोश बॉडीगार्ड्स खड़े थे। सिकंदर ने बिना किसी झिझक के आगे बढ़कर सामने वाली कुर्सी खींची और आराम से बैठ गया। उसने अपनी ठंडी निगाहें कबीर पर टिका दी और सीधे मुद्दे पर बात शुरू की। भूमिका बांधने की कोई जरूरत नहीं है कबीर। सीधे बताऊं कि तुम्हारी इस घटिया साजिश और नाटक का मकसद क्या है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरे चाचा के पास जो शेयर्स थे वे गैर कानूनी तरीके से। कबीर ने जोर से ठहाका लगाया और सिकंदर की बात बीच में ही काट दी। उसने मेज पर आगे झुकते हुए कहा, अरे सिकंदर भाई, इतने गुस्से में क्यों हो? जरा ठंडे दिल से सोचो। खेल अब तुम्हारे हाथ से निकल चुका है। तुम्हारे चाचा ने अपनी मर्जी से कानूनी कागजात पर दस्तखत करके अपने सारे शेयर्स मेरे नाम ट्रांसफर कर दिए हैं। अब इस कंपनी का 50% से ज्यादा हिस्सा मेरा है, यानी तकनीकी और कानूनी तौर पर इस साम्राज्य का असली मालिक अब मैं हूँ। कबीर ने अपनी जेब से कुछ कागजात निकालकर मेज पर सिकंदर की तरफ सरका दिए। सिकंदर ने उन कागजात पर एक सरसरी निगाह डाली। कागज असली थे। उसके चाचा की गद्दारी और लालच ने वाकई उसे एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। लेकिन कबीर यहाँ सिर्फ बिजनेस की बात करने नहीं आया था। उसने अपनी चाल का असली और सबसे खतरनाक पत्ता अभी फेंका था। उसने झुककर अपनी आवाज को थोड़ा धीमा करते हुए बेहद जहरीले अंदाज में कहा, वैसे सिकंदर, तुम्हारी ये पत्नी महरीन बड़ी कमाल की और समझदार लड़की है। मैंने उसके बारे में बहुत सुना है। कितनी सजीदा है, कितनी परवाह करती है तुम्हारी। जरा सोचो, जब उस मासूम लड़की को ये पता चलेगा कि उसका पति, जिस पर वह इतना मान करती है, दरअसल अपने ही खानदान के पुराने और झूठे अहंकार की वजह से आज सड़क पर आने वाला है। जब उसे पता चलेगा कि ये महज एक बिजनेस वॉर नहीं बल्कि एक खानदानी नफरत की आग है जिसमें तुम उसे भी झोंक रहे हो, तो क्या वह तब भी तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी? क्या वह एक हारे हुए इंसान के साथ अपनी जिंदगी बिताना पसंद करेगी? यह बात सुनते ही सिकंदर के भीतर का सोता हुआ जानवर जाग उठा। उसके शरीर का खून खौल उठा। कबीर ने सीधे उसकी कमजोरी, उसकी महरीन पर वार किया था। सिकंदर अपनी जगह से बिजली की तेजी से उठा। उसने एक ही झटके में कबीर का कॉलर पकड़ लिया और उसे मेज से ऊपर उठा दिया। उसकी आंखें गुस्से से अंगारे की तरह लाल थीं। अपनी इस गंदी जुबान से मेरी पत्नी का नाम दोबारा मत लेना कबीर। सिकंदर की दहाड़ से पूरा लाउंज गूंज उठा। तुम बिजनेस की बात करो, साजिशों की बात करो, मैं हर मुकाबले के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर तुमने मेरी निजी जिंदगी या महरीन के बीच में आने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि कानून क्या होता है और मैं तुम्हें इस शहर से इस तरह मिटा दूंगा कि तुम्हारा नामलेवा भी कोई नहीं बचेगा। कबीर के चेहरे पर पहली बार घबराहट की एक हल्की सी लकीर उभरी। उसके बॉडीगार्ड्स तुरंत आगे बढ़े और पिस्तौल निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन सिकंदर ने कबीर को एक जोरदार धक्का देकर पीछे गिरा दिया और अपनी कोट की कॉलर ठीक करते हुए सर्द आवाज में बोला, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है कबीर राय, असली बाजी अभी बाकी है। इतना कहकर सिकंदर बिना एक पल भी गवाए वहां से बाहर निकल आया। उसने कबीर की चाल को तो देख लिया था, लेकिन उसे यह भी पता था कि महरीन का विश्वास उसकी सबसे बड़ी ढाल है, जिसे कबीर का ये जहर कभी कम नहीं कर सकता। रात के अंधेरे में उसकी गाड़ी तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ रही थी, जहां महरीन उसका इंतजार कर रही थी। रात के गहरे सन्नाटे में जब सिकंदर की गाड़ी हवेली के मुख्य द्वार पर आकर रुकी तो उसके दिल में एक अजीब सा भारीपन और बेचैनी थी। कबीर राय से हुई उस खौफनाक मुलाकात और उसके द्वारा दी गई गंदी धमकियों का असर अभी भी उसके दिमाग पर छाया हुआ था। सिकंदर के मन में एक ही डर बार बार आ रहा था, क्या महरीन को इस सब का पता चल जाएगा? क्या वह कबीर की चालों और इस खूनी कारोबारी जंग से डर जाएगी? वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से महरीन की आंखों में एक भी आंसू आए या उसके दिल में कोई गलतफहमी पैदा हो। भारी कदमों से सीढ़ियां चढ़कर जब सिकंदर अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंचा तो उसने देखा कि अंदर हल्की सी रोशनी आ रही थी। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। उसने अंदर झांक कर देखा तो उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। महरीन अभी तक जगी हुई थी। वह बिस्तर पर नहीं बल्कि कमरे के एक कोने में रखे स्टडी टेबल के पास बैठी थी। उसके सामने दादाजी के पुराने बक्से से निकाले गए कुछ धूल से सने हुए कागजात और फाइलें फैली हुई थी।
उसके हाथ में एक बहुत पुराना और अहम कानूनी दस्तावेज था, जिसे पढ़ते हुए उसकी आंखों में एक गजब की गंभीरता और समझ साफ झलक रही थी। महरीन के माथे पर हल्की सी शिकन थी, जो इस बात की गवाही दे रही थी कि वह कोई बहुत बड़ी और छुपी हुई सच्चाई का पता लगा चुकी है। सिकंदर से अब और इंतजार नहीं हुआ। उसने धीरे से धक्का देकर दरवाजा पूरा खोला और अंदर कदम रखा। महरीन, उसकी आवाज में एक अनजाना सा डर और थकान थी। तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? और ये सब क्या है जो तुम फैलाकर बैठी हो? महरीन ने अपनी पलकें उठाईं और सिकंदर की तरफ देखा। उसकी आंखों में न तो कोई डर था और न ही कोई घबराहट, बल्कि उसमें एक अजीब सा अटूट विश्वास और सुकून था। उसने धीरे से अपनी जगह से उठकर सिकंदर के सामने कदम बढ़ाए। आप मुझसे ये बात छुपा रहे थे सिकंदर? महरीन की आवाज बहुत शांत, संजीदा, लेकिन अंदर से मजबूत थी। उसने एक कागज सिकंदर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आपने सोचा कि आप अकेले इस तूफान का सामना करेंगे और मुझे भनक तक नहीं लगेगी। आप कबीर राय से मिलने गए थे और वह आपको डराने की कोशिश कर रहा था, है ना? सिकंदर यह सुनकर सन्न रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि महरीन इतनी जल्दी सब कुछ जान चुकी है। उसने शर्मिंदा होकर अपनी नजरें झुका लीं और भारी आवाज में बोला, हाँ, मैं नहीं चाहता था महरीन कि तुम इस गंदे और दलदल जैसे खेल में फंसो। कबीर और मेरे चाचा ने मिलकर जो जाल बिछाया है, उसमें सिर्फ नफरत और बर्बादी है। मैं तुम्हें इन सब चीजों से दूर रखना चाहता था, क्योंकि मैं डरता हूँ कि कहीं। इससे पहले कि सिकंदर अपनी बात पूरी करता, महरीन ने अपना कोमल हाथ उसके होंठ पर रख दिया। उसने अपने सिर को ना में हिलाया और बहुत प्यार से बोली, डरते हैं आप? सिकंदर शाह होकर आप डर रहे हैं? किस बात से? इस बात से कि मैं कमजोर हूँ और टूट जाऊंगी। महरीन ने मुस्कुराते हुए अपनी बात जारी रखी, आप भूल गए हैं कि हम दोनों ने इस रिश्ते की शुरुआत किस तरह की थी। वो एक समझौता था, लेकिन आज हम पति पत्नी हैं। अच्छे वक्त में साथ निभाना आसान होता है सिकंदर, लेकिन असली परीक्षा तो तब होती है जब मुश्किलों के बादल सिर पर मंडरा रहे हों। अगर आप मुझसे ये सब छुपाएंगे तो मेरा आप पर भरोसा कम हो जाएगा। सिकंदर देखता रह गया। उसकी पत्नी, जिसे वह अपनी कमजोरियों से बचाना चाहता था, आज खुद उसके लिए एक ढाल बनकर खड़ी थी। उसने महरीन के दोनों हाथों को अपने हाथों में कसकर थाम लिया। तभी महरीन ने मेज पर रखे उन पुराने कागजात की तरफ इशारा किया और उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। और वैसे भी सिकंदर, आपको लगता है कि चाचा और कबीर ने जो चाल चली है उसका कोई तोड़ नहीं है। मैंने दादाजी के इस पुराने बक्से में कुछ ऐसा ढूंढ निकाला है जो उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसका देगा। सिकंदर ने हैरानी से पूछा, ये क्या है महरीन? महरीन ने एक बहुत पुराना कानूनी दस्तावेज सिकंदर के हाथ में थमाते हुए समझाया, यह दादाजी के समय का वो मूल समझौता है जिसे चाचा ने चालाकी से छुपाने की कोशिश की थी। इस कागज पर साफ साफ लिखा हुआ है कि कंपनी के शेयर्स या ओनरशिप ट्रांसफर करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी ओनर यानी मुख्य उत्तराधिकारी के पास होता है। यदि कोई भी परिवार का सदस्य या बाहरी व्यक्ति अवैध तरीके से या धोखे से बोर्ड के साथ मिलकर कंपनी पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो उसके सारे अधिकार स्वतः समाप्त हो जाएंगे और उसे कानूनी रूप से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। सिकंदर ने जब उन कागजात को पढ़ा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह दस्तावेज सचमुच एक ऐसा ब्रह्मास्त्र था जो कबीर राय और उसके चाचा के बनाए गए पूरे किले को एक पल में ढहा सकता था। चाचा ने वसीयत के इस हिस्से को इसलिए छुपाया था ताकि वक्त आने पर वह इसका गलत फायदा उठा सके, लेकिन महरीन की बुद्धिमत्ता और तीक्ष्ण नजर ने उस छिपे हुए सच को ढूंढ निकाला था। सिकंदर के चेहरे पर महीनों बाद एक सच्ची और गहरी मुस्कान उभरी। उसके दिल का सारा बोझ जैसे एक पल में छूमंतर हो गया। उसने महरीन को अपनी बाहों में भींच लिया और उसके माथे को चूमते हुए कहा, तुम सिर्फ मेरा सहारा नहीं हो महरीन, तुम मेरी जीत हो। तुम्हारी इस समझदारी ने आज मुझे और मेरी मेहनत को बचा लिया है। कमरे की खिड़की से बाहर चांद की ठंडी रोशनी अंदर आ रही थी। सच्चाई का सामना करने के बाद अब उनके मन से हर तरह का डर मिट चुका था। वे दोनों जान चुके थे कि जब सत्य और निष्ठा साथ हो तो दुनिया का कोई भी दुश्मन उन्हें हरा नहीं सकता। कल का सूरज उनके लिए एक नई जंग और एक पक्की जीत का पैगाम लेकर आने वाला था। अगले दिन की सुबह शाह ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के विशाल और भव्य कॉन्फ्रेंस हॉल में एक अजीब सा तनाव और सन्नाटा पसरा हुआ था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी। इस मीटिंग की महत्ता इतनी अधिक थी कि कंपनी का भविष्य इसी 1 घंटे के फैसले पर टिका हुआ था। हॉल की बड़ी बड़ी शीशे की खिड़कियों से शहर की धूप अंदर आ रही थी, लेकिन कमरे का माहौल पूरी तरह से बर्फ की तरह ठंडा और कड़क था। कॉन्फ्रेंस टेबल के एक छोर पर सिकंदर शाह अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ा था। उसके चेहरे पर न तो कोई घबराहट थी और न ही कोई थकान, बल्कि उसकी आंखों में एक ऐसी जिद और चमक थी जो उसके दुश्मनों के होश उड़ाने के लिए काफी थी। ठीक उसके बगल में महरीन खड़ी थी, जो अपनी सादगी और शालीनता के बावजूद किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। महरीन का होना ही सिकंदर के लिए सबसे बड़ा मानसिक बल था। टेबल के दूसरी तरफ कबीर राय बड़े ही आराम से अपनी टांग पर टांग रखकर बैठा था। उसके चेहरे पर एक मक्कार और जीत की झूठी मुस्कान थी। ठीक उसके साथ सिकंदर के चाचा बैठे थे, जिनकी आंखों में लालच और अहंकार साफ झलक रहा था। चाचा को पूरा भरोसा था कि उन्होंने वसीयत और शेयर्स के खेल में सिकंदर को पूरी तरह से मात दे दी है। मीटिंग की शुरुआत करते हुए कंपनी के मुख्य कानूनी सलाहकार ने खड़े होकर गंभीर आवाज में कहा, डियर डायरेक्टर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा कंपनी के मालिकाना हक और शेयर्स के ट्रांसफर पर चर्चा करना है। कबीर राय जी का दावा है कि उन्होंने वैध तरीके से मेजॉरिटी शेयर्स हासिल कर लिए हैं।
इससे पहले कि लीगल एडवाइजर अपनी बात पूरी करता, कबीर राय अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसने बड़े ही व्यंग्यात्मक और तंज भरे लहजे में कहा, चर्चा लंबी करने की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर लीगल एडवाइजर। कागजात और सबूत सबके सामने हैं। सिकंदर शाह का वक्त अब खत्म हो चुका है। इस कंपनी का कंट्रोल अब मेरा है और मैं चाहूँ तो अभी इसी वक्त सिकंदर को इस बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखा सकता हूँ। चचा ने भी कबीर की हाँ में हाँ मिलाते हुए ताली बजाने की कोशिश की और उपहास उड़ाते हुए कहा, देखा सिकंदर, अपने ही खानदान और अपनी जिद के आगे तुमने सब कुछ गवा दिया। बेहतर यही होगा कि चुपचाप बिना किसी तमाशे के यहाँ से बाहर निकल जाओ। हॉल में बैठे बाकी बोर्ड मेंबर्स जो अब तक तटस्थ बने हुए थे, वे भी इस गर्मागर्म बहस को देखकर सहम गए थे। उन्हें लगा कि शायद सचमुच सिकंदर अब हार चुका है। लेकिन तभी सिकंदर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। उसने अपनी ठंडी और गूंजती हुई आवाज में कहा, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है चाचा और कबीर, तुम्हारी ये गलतफहमी भी अभी दूर किए देता हूँ। सिकंदर ने इशारा किया और महरीन ने अपने हाथ में पकड़ी हुई लेदर की फाइल को खोला। महरीन ने अत्यंत शालीनता के साथ उस फाइल से वो मूल कानूनी दस्तावेज निकाला जिसे उन्होंने पिछली रात ढूंढ निकाला था। महरीन ने उस दस्तावेज को आगे बढ़ाते हुए सीधे बोर्ड के मुख्य अध्यक्ष के सामने रख दिया। सिकंदर ने आगे बढ़कर कबीर और अपने चाचा की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों ने मिलकर बहुत चालें चली, शेयर्स की हेराफेरी की और बोर्ड के कुछ लोगों को डराया धमकाया, लेकिन तुम यह भूल गए कि कानून की नजरों से कोई भी गुनाह छुप नहीं सकता। यह वो दस्तावेज है जो मेरे दादाजी ने अपने हाथों से तैयार करवाया था, वसीयत का वो असली और गोपनीय हिस्सा जिसे मेरे चाचा ने लालच में आकर छुपाने की कोशिश की थी। जैसे ही बोर्ड के अध्यक्ष ने उस कागज को पढ़ना शुरू किया, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत अपने चश्मे को ठीक किया और दस्तावेजों के एक एक पन्ने को ध्यान से देखा। दस्तावेज में साफ साफ शब्दों में लिखा था कि यदि परिवार का कोई भी सदस्य या बाहरी व्यक्ति अवैध तरीके से, धोखाधड़ी से या किसी भी छिपे हुए षड्यंत्र के तहत कंपनी के शेयर्स पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो उसके सारे अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे और उसे कानूनी रूप से हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, ऐसा करने वाले व्यक्ति को कंपनी की संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा। कबीर राय का चेहरा एक ही पल में पीला पड़ गया। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, यह कागज झूठा है, ये फर्जी दस्तावेज है, इसे तुरंत खारिज किया जाना चाहिए। लेकिन सिकंदर ने कबीर की तरफ एक तीखी नजर डाली और कहा, फर्जी कौन है और असली कौन, इसका फैसला अब अदालत और ये बोर्ड करेगा कबीर। इन कागजात पर मेरे दादाजी के असली हस्ताक्षर और हमारे खानदान के सरकारी मुहर मौजूद हैं, जिसे कोई झुठला नहीं सकता। बोर्ड के अध्यक्ष ने खड़े होकर कबीर राय और सिकंदर के चाचा की तरफ देखा। उनके स्वर में अब पूरी तरह से कड़ाई और न्याय का भाव था। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा, बोर्ड इस मूल दस्तावेज की पूरी तरह से पुष्टि करता है। मिस्टर कबीर राय और हमारे सम्मानित सीनियर मेंबर द्वारा किए गए सभी शेयर ट्रांसफर अवैध और धोखाधड़ी से भरे घोषित किए जाते हैं। आज से इनके सभी अधिकार रद्द किए जाते हैं। हॉल में सन्नाटा छा गया। चाचा अपनी कुर्सी पर धड़ाम से बैठ गए। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। कबीर राय गुस्से से कांप उठा। उसने गुस्से में मेज पर अपना हाथ मारा, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि सबूत इतने ठोस और अकाट्य थे कि कानून का शिकंजा कस चुका था। सिकंदर ने गहरी सांस ली। उसका सिर गर्व से ऊंचा हो चुका था। उसने अपनी जीत का श्रेय किसी और को नहीं बल्कि अपनी जीवन संगिनी महरीन को दिया, जिसने अपनी बुद्धिमत्ता और असीम साहस से इस पूरे साम्राज्य को बचा लिया था। कबीर राय और चाचा को सुरक्षा गार्ड्स ने चुपचाप हॉल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। न्याय की इस जीत के साथ ही शाह ग्रुप पर मंडराता हुआ हर काला साया हमेशा के लिए छट चुका था। बोर्ड रूम में न्याय की जीत और दुश्मनों की हार का फैसला सुनाए जाने के बाद आखिरकार वह ऐतिहासिक दिन अपने पूरे शूरवीर और खूबसूरत रंग में ढल चुका था। शाम के वक्त जब सूरज अपनी सुनहरी किरणें समेटकर क्षितिज के पीछे जाने लगा तो आसमान में बादलों के रंग ऐसे बिखर गए मानो कुदरत खुद इस नई शुरुआत का जश्न मना रही हो। शाह ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पर मंडराने वाले सारे काले बादल हमेशा के लिए छट चुके थे। कंपनी पूरी तरह सुरक्षित थी। कर्मचारियों के चेहरे पर राहत भरी मुस्कान थी और सिकंदर शाह का साम्राज्य अब पहले से कहीं अधिक मजबूत, अडिग और सुरक्षित हो चुका था। कबीर राय और उसके चाचा की साजिशें धूल में मिल चुकी थीं। वे लोग जो कभी इस पूरे कारोबार पर कब्जा करने के सपने देख रहे थे, आज कानून के शिकंजे और अपने ही बुने हुए जालों में बुरी तरह उलझकर बेनकाब हो चुके थे। बोर्ड रूम से निकलने के बाद सिकंदर ने उन तमाम कानूनी औपचारिकताओं को पूरा किया जो कंपनी के स्थायित्व के लिए जरूरी थी। लेकिन इन सब भागदौड़ और तनाव के बीच सिकंदर के दिल में जो एक चीज सबसे ज्यादा गहरी और अटूट हो चुकी थी, वह थी महरीन के प्रति उसका सम्मान, उसका विश्वास और उसका बेपनाह प्यार। शाम ढलते ढलते सिकंदर और महरीन अपनी गाड़ी से वापस उस आलीशान हवेली में लौटे जो कभी महरीन के लिए एक अनजान और सर्द जेल जैसी लगती थी, लेकिन आज वह उनके प्यार, विश्वास और जीत की गवाह बन चुकी थी। हवेली के बड़े से लाउंज में कदम रखते ही महरीन ने चैन की एक लंबी सांस ली। उसके चेहरे पर उस थकान के बावजूद एक अजीब सी चमक और सुकून था जो किसी बड़ी जंग को जीतने के बाद योद्धा के चेहरे पर होता है। सिकंदर ने अपने कोट के बटन खोले, अपनी टाई को थोड़ा ढीला किया और मुड़कर महरीन की तरफ देखा। महरीन हल्के नीले रंग के लिबास में खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर ढलते सूरज को देख रही थी। उसके लंबे बाल हवा के हल्के झोंके से उसके चेहरे पर आ रहे थे। सिकंदर चुपचाप दबे पांवों उसके पीछे गया और बिना एक पल भी गवाए उसने अपने दोनों मजबूत हाथों से महरीन को पीछे से अपनी आगोश में ले लिया।
महरीन इस अचानक हुई हरकत से हल्की सी चौंकी, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक प्यारी और शर्माती हुई मुस्कान बिखर गई। सिकंदर ने अपना चेहरा महरीन के कंधे के पास झुकाया और उसके कान के बेहद करीब बहुत ही भीनी और भारी आवाज में सरगोशी की, जानती हो महरीन, जब मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं तो मुझे लगता है कि यह जीत मेरी अकेले की नहीं है। अगर तुम उस रात मेरे स्टडी रूम में आकर मेरा हाथ न थामती, अगर तुम दादाजी के उन पुराने बक्सों में से वो मूल दस्तावेज न ढूंढ निकालती, तो शायद मैं आज सब कुछ हार चुका होता। महरीन ने अपनी पलकें झपकाईं, अपना एक हाथ सिकंदर के हाथ पर रखा और बहुत ही शांत और मधुर स्वर में बोली, आप ऐसा क्यों सोचते हैं सिकंदर साहब? जीत हमेशा सच और मेहनत की होती है। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया था। एक जीवन साथी का मतलब ही यही होता है कि जब रास्ते कठिन हो तो वह सिर्फ साए की तरह साथ न चले, बल्कि ढाल बनकर आगे आए। सिकंदर ने महरीन को अपनी बाहों में थोड़ा और कस लिया। उसने महरीन को अपनी तरफ घुमाया ताकि वह सीधे उसकी आंखों में देख सके। सिकंदर की आंखें आज नम थीं, लेकिन उनमें किसी तरह का डर या कमजोरी नहीं थी, बल्कि उनमें असीम कृतज्ञता और सच्चा प्यार था। उसने अपना हाथ महरीन के कोमल गाल पर रखा और बहुत ही पवित्र भाव से उसके माथे को चूम लिया। जब मैंने तुम्हारे साथ वह 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था महरीन, सिकंदर की आवाज में एक अजीब सा ठहराव और सच्चाई थी, तब मुझे लगता था कि रिश्ते सिर्फ कागजों और शर्तों पर चलते हैं। मुझे लगता था कि प्यार और वफादारी जैसी चीजें इस मतलबी दुनिया में सिर्फ किताबों की बातें हैं। लेकिन तुमने मेरी उस गलत फहमी को हमेशा के लिए मिटा दिया। तुमने मुझे सिखाया कि असली दौलत बैंक बैलेंस या जायदाद नहीं, बल्कि किसी का सच्चा साथ और अटूट विश्वास होता है। महरीन की आंखों से खुशी के 2 मोती छलक पड़े जो उसके गालों पर फिसलते हुए चमक उठे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, और अब तो कोई समझौता नहीं है ना सिकंदर? सिकंदर ने तुरंत जवाब दिया, हंसते हुए और अपनी आंखों में चमक लिए हुए, अब कोई समझौता नहीं महरीन, अब सिर्फ जिंदगी भर का साथ है, जन्म जन्म का बंधन है। आज से इस हवेली का हर कोना, इस साम्राज्य की हर ईंट और मेरी इस सांस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली के बाहर बगीचे में खिले फूलों की खुशबू ठंडी हवा के साथ पूरे वातावरण को महका रही थी। वे दोनों हवेली की विशाल बालकनी में खड़े होकर आसमान के अनगिनत तारों को देख रहे थे। कभी जो जीवन ठंड और तन्हाई के अंधेरे में डूबा हुआ था, आज वह मोहब्बत के उजाले और एक नए सुनहरे सवेरे की रोशनी से जगमगा रहा था। कहानियां चाहे जैसी भी हों, लेकिन जहां सच्चे दिल का साथ और अटूट विश्वास हो, वहां हर मुश्किल एक नया रास्ता बन जाती है। सिकंदर और महरीन की ये कहानी सिर्फ एक अनुबंध या समझौते से शुरू हुई थी, लेकिन अंत में यह उस अमर प्रेम की दास्तान बन गई जो वक्त की हर आंधी को चीरकर हमेशा के लिए अमर हो गई। एक नया सवेरा उनके जीवन में दस्तक दे चुका था, जिसमें आने वाले कल की अनगिनत खूबसूरत उम्मीदें और साथ मिलकर जीने का पक्का वादा शामिल था।